इतनी अटैम्प्ट्स लग जाती है ना तो डर खौफ पैदा हो जाता है। लाइक 5 अटैम्प्ट लग गई, 4 अटैम्प्ट लग गई, 3 अटैम्प्ट लग गई कि यार पता नहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब 4 अटैम्प्ट दे के कोई आ जाए ना तो ये वाली फील आती है कि यार मैं तो सब कर चुका हूँ और पता नहीं आई कैप ही नहीं चाह रहा कि मुझे पास करे। हाँ, ड्राफ्टिंग पे शक हो रहा है। ये अच्छी बात है कि शक हो रहा है। पिछली अटैम्प्ट का रिजल्ट याद होगा, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक रिजल्ट आया था। मतलब हाँ, अच्छा रिजल्ट था इन अ सेंस कि अगर बोलो तो अभी मैं शेयर करूँगा वो चीज़ें, अभी तो ऐसी मैं इन्फॉर्मली कर रहा हूँ कि लास्ट अटैम्प्ट का अगर रिजल्ट देखो तो वही रिजल्ट था जो माजी के अटैम्प्ट्स में आता रहा है। लेकिन क्या था, बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि यार हमने तो पूरा पेपर किया, जैसे तुम बता रहे हो कि यार 3 अटैम्प्ट हो गई, 4 अटैम्प्ट हो गई, 5 अटैम्प्ट हो गई, किसी का 1 नंबर, ऐसा भी है 1 नंबर आया है, 0 वाला भी है, 1 नंबर वाला भी है, 15 नंबर भी आए। तो एक मतलब इतना गंदा था कि आई कैप ने सफाई के नंबर भी नहीं दिए उसमें उसने इतना गंदा अटैम्प्ट किया था। लेकिन पिछली बार बच्चे इतने ज़्यादा कोई डिसअपॉइंटेड थे ना, तो मैंने कोई 14-15 बच्चों के उनको चैलेंज किया था कि यार तुम लोग को जो भी आंसर याद है ना, भले तुम रिवाइज़ कर लो, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते का टाइम दिया उनको और बोला कि अपने जवाबात लिख के मुझे दो। जब उन्होंने वो पेपर सॉल्व किया ना, एग्जाम में कॉमेंट्स हमने देखे हैं। एक होती है आई कैप की, एक और स्कीम होती है, वो होती है स्टूडेंट फीडबैक। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 40 से ऊपर नंबर आए ना तो आप आई कैप को लिख दो, और आई कैप आपको जाहिर सी बात है उसकी फ़ीस पे ज़्यादा होती है क्योंकि वही बंदा आपको कमेंट्स प्रोवाइड करता है जिसने आपका आंसर चेक किया है। तो उसमें जो है ना वो फिर आपको फीडबैक देता है। उसी पैटर्न पे रख के मैंने आंसर्स की एक एक करके फीडबैक दी उन बच्चों को बाकायदा तौर पे ना। उनके पहले हार्ड कॉपी में चेक की, फिर उनको टाइप किया, एक एक को ना सीक्वेंस से रख के फिर दिया। और जब उन्होंने देखे ना वो चीज़ें, उन्होंने कहा कि हमें गलतियाँ आइडेंटिफाई होना शुरू हो रही हैं। तो फिर लास्ट बैच में यही रखा था मैंने कि इसको ऐसे ही करते हैं कि ड्राफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सही है। और मैं अगर अपनी स्पेशलिटी की बात करूँ, देखो सिलेबस तो हर कोई कवर करा देता है, हर जगह से आप लोग चीज़ें पढ़ लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने करके पेपर को पास किया ना, तो मैं वही चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ आगे भी। मेरा सीए इंटर में आखिरी सब्जेक्ट जो रुका था वो ऑडिट था, ठीक है, रुला दिया था। ऐसा नहीं रुलाया था, दूसरे अटैम्प्ट में निकल गया था। ऑडिट कोई निकला मेरा तीसरी अटैम्प्ट में, हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। तो ऑडिट भी फाइनल का मेरा निकला तीसरे, और जब मैंने तीसरी बार पढ़ा है ना ऑडिट, तो इसी नीयत के साथ पढ़ा था कि मैं पढ़ाऊँगा आगे। और सीए इंटर का पेपर, कैफ जो अभी तुम लोग का है, और सीए फाइनल का पेपर, दोनों क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी मेरी। सीए इंटर क्वालिफाई और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, सिर्फ ऑडिट ही रुका होता बीच में। तो कैफ के अंदर भी मैंने ये काम किया और सीए फाइनल के अंदर भी, कि ऑडिट को मैं उस लेवल तक ले गया था पढ़ते पढ़ते कि पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक लाइन से अटैम्प्ट किए थे और निकल गया था। ये वो स्कीम नहीं है कि यार आप लाइन से अटैम्प्ट करो तो पेपर निकल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि उस लेवल का कॉन्फिडेंस पहुँचा हुआ था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है ना वो डेवलप की थी। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़ाहिर सी बात है आज बता दूंगा, कुछ चीज़ें ये कि टॉपिक वेरी करता रहेगा तो उसके हिसाब से पे चलती रहेगी। लेकिन होलसम अगर हम बात करें तो पूरे ऑडिट की ना एक चाबी है, एक ताला है और उसकी चाबी है। तो वो चाबी अगर आप ढूंढ लो ना, फिर हर स्टैंडर्ड की छोटी छोटी चाबी हैं। मतलब आप देखो तो ऑडिट क्या है, आई कैप का अगर कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओ तो उसमें जार्गन्स हैं। अगर स्पेशली मैं सीए फाइनल की अगर बात करूं, क्योंकि आपका लेवल वहीं पर है और कैफ अब और भी मुश्किल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। जो नई स्कीम भी आ रही है आप लोग देख रहे होगे, तो उसमें एनालिटिक्स पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और सेम रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जामिनर कॉमेंट से। एग्जामिनर भी कहता है कि बेटा स्क्रीन पे तो कुछ चल ही नहीं रहा, मेरी शक्ल आ रही है। नहीं, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे परेशान होना शुरू हो गए, सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं किया। अब इनको कौन समझाए भाई, आई कैप का एक अदद पोर्टल होता है, उसके ऊपर सारा सिलेबस गिवन है कि आपने क्या कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव करना है, कौन कौन से एरियाज आपने पढ़ने हैं। तो बेटा उसको भी थोड़ा देखो और मैं आपको स्पून फीड भी कर दूंगा यहाँ पर, टेंशन नहीं है, आ जाओ। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी रिसर्च की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इतू सेलेक्ट कर रहा था यार, हरकतें देखो इनकी। अच्छा तो कहाँ था मैं यार? हाँ, एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से आप लोग देखो कि वो क्या चाह रहा है। वो कुछ एग्जामिनर कमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो ऑडिट ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनकी चाबियाँ हैं। चाबियाँ क्या है कि आप अगर लॉ का पेपर दोगे ना
जैसे फाइनल का भी लॉ का पेपर दोगे तो लगेगा आपको कि ICAP चाहता है कि आप लॉयर बनो, कॉर्पोरेट केसेस आप हैंडल करो, जाके कोर्ट में ना केसेस प्लीड करो, आप इतने चीते हो के पागल हो जाओ, ठीक है, आप ऑडिट में आ जाओ, तो ऐसा लगेगा कि आपको वो चाह रहे हैं कि आप अभी यहाँ से रूम से बाहर निकलो एग्जामिनेशन हॉल से और आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, भले वो लिस्टेड कंपनी हो, वो NP हो, NGO, डजेंट मैटर, आप साइन कर रहे होगे। आप FFR में आ जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप जो है ना वो फिर अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो आप, और कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग गुरु हो। आप BFD में आ जाओ तो आप डिफरेंट कंपनीज की मर्जर्स कराते हो, इवेल्यूशन करवाते हो। आप टैक्स में आ जाओ तो वो कहेगा कि यार आप अभी खड़े हुए कमिश्नर के सामने और आप टैक्स प्लीड कर रहे हो। तो हर सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन ICAP जो है ना वो बनाता जा रहा है। तो हम जब उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उसी रोल के अंदर एंटर होना पड़ेगा। सबसे पहली बात अपना माइंड तो ये बना लो कि यार इसके बाद मैं टैक्स एक्सपर्ट बनने जा रहा हूँ और कोई भी प्रोफेशन नहीं है। हालांकि जब तुम क्वालिफाई होगे तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन एडवाइजरी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा टैक्स से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस हद तक लेना देना है कि उसके अंदर अकाउंट्स में तुम्हारा प्रोविजन क्या आ रहा है, सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी टैक्स का एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट फर्म्स के अंदर मौजूद होता है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का सेपरेट डिपार्टमेंट फर्म्स में मौजूद होता है। तुम IT कंट्रोल्स की बात करते हो, ITGC, IT एप्लीकेशन कंट्रोल, सेपरेट डिपार्टमेंट मौजूद है इसका। कॉर्पोरेट एडवाइजरी जो कंपनी लॉ है तुम्हारा, उसका सेपरेट डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है। आउटसोर्सिंग, वो मतलब देयर आर न्यूमरस डिपार्टमेंट्स, हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन है। लेकिन ICAP क्या चाहता है कि आप अभी हर लेवल में एंटर कर सको, क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे आप फिर किसी भी एरिया को चूज़ कर सकते हो ना। तो वो चीज़ सबसे पहले तो ना ये माइंडसेट डेवलप करो कि यार ICAP क्या चाहता है। जैसे तुम्हें पता है ना कि यार तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया गया है और अल्लाह ताला तुमसे क्या चाहता है, सिराते मुस्तकीम पे चलो। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव दे दिया एक कि यार तुम्हें जन्नत चाहिए और कुछ भी नहीं है, तुम्हें बुरे कामों से बचना अच्छे। तो हमें पता है यार क्या करना है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सारे काम करना है, झूठ से हमें बचना है, नमाज़ें पढ़नी है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये सब हमें पता है ना, क्यों हमें पता है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी तरह अगर हम इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव समझ जाए ना कि जिसको हम पेपर देकर आ रहे हैं वो हमसे क्या चाह रहा है, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव पता लग जाए, क्योंकि अगर मैं 3 अटैम्प्ट लगा लूँ, 4 अटैम्प्ट लगा लूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यार सामने वाले का माइंडसेट क्या है, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारी बात फजूल है। ऐसा ही है भाई, एग्री करते हो यहाँ तक? चलें भाई स्टार्ट कर लें। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों रेडी हो? नहीं जी, कुछ मिस नहीं हुआ आपका हसन भाई, कुछ मिस नहीं हुआ आपका। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम एक खूबसूरत सी दुआ के साथ, जो कि मैं जो भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उसमें ये दुआ पढ़ता हूँ। और इस दुआ का मकसद है, और स्कूल के ज़माने से टीचर्स ने याद करा दी थी तो वो चीज़ अब तक चल रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर ये दुआ आपको याद होनी चाहिए, वैसे नहीं है तो आप इसको याद कर लो, क्योंकि इस दुआ में भी एक पर्पज़ है। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? ये याद है? इसका अगर आप पर्पज़ समझ लो ना, तर्जुमा, तो ए रब खोल दे सीना मेरा, माई लॉर्ड फॉर मी ओपन माई चेस्ट एंड ईज़ फॉर मी द टास्क एंड अनटाई द नॉट फ्रॉम माई टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माई स्पीच। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे दिल को और मेरे सीने को ऐसा कर दे कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी ज़बान पे अगर कोई गिरा भी आ रही है, कोई रुकावट है, तो वो खुल जाए। अगर वो नहीं भी खुलती है तो वो बात उस तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोगों की क्या ट्रांसलेशन है तशरीह इस दुआ की? वो ये कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, सबसे बड़ी बात है जो मेरे दिमाग में है और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एग्जामिनर को, वो चीज़ समझ में आ जाए। क्यों? रीज़न क्या है? यार कितनी मेहनत की है यार, 4 अटैम्प्ट लगी हैं। अगर किसी को पता लग जाए ना कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है या धूप में तुम लोग आए हो, तो वो ऐसे ही पास कर दे। मसला असल में यही है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। एग्जामिनर को ये पता है कि यार ये कॉपी मेरे सामने पड़ी है, सारी मेहनत इस चीज़ से जज करेगा। अभी मैं तुम लोग को एक फैक्ट्री खोल के दे दूँ, टेक्सटाइल यूनिट खोल के दे दूँ मैं, या वो कोई BYD गाड़ी आ रही है, किया आ रही है, और ये सारी आ रही है ना SUV, इनका तो वो चल रहा है, एक के बाद एक लॉन्च करा जा रहा है। तो आप बोलोगे यार हम भी कोई गाड़ी लॉन्च करते हैं, सर आप कुछ फ़ंड प्रोवाइड कर दें। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त, मैं तो मैं इंपोर्ट करा के दूँ, जापान से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा के दूँ, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स एक से एक, मतलब BYD वगैरह क्या सब पीछे रह जाएंगी। लेकिन क्या तुम लोग के पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है?
गाड़ियाँ बनाने की, असेंबल करने की। तुम लोग जो गाड़ी बनाओगे उससे अच्छी जो है ना वो गधा गाड़ी लगेगी, स्मूथ चल रही होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों सर, रॉ मटेरियल भले जितना अच्छा हो ना, अगर मेरी फिनिश प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, सामने वाला कस्टमर नहीं खरीदेगा। आप लोग भले ही कितने नोट्स देख लो, स्टैंडर्ड चार्ट लो, घोल के पी लो, आप लोग समरीज रट लो, क्विज अटेंड कर लो, पास पेपर कर लो, सब कर लो, लेकिन अगर वो जो फाइनल आंसर स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो ना ICAP में जाके, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है ना तो पास नहीं होगा। एग्जामिनर तो उसी को देख के जज करेगा आप लोगों को। इसलिए ये दुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस दुआ को याद करो, दिल से पढ़ो, और इसी चीज़ को तो दिमाग में रखो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ ना, उस फाइनल प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ। और मेरा जो मोटिव है पूरे सेशन में वो यही रहेगा कि ट्रबल शूटिंग, आप सिस्टम में कुछ चीज़ हैंग हो जाती है ना, तो आप क्या करते हो, वो कहता है कि ट्रबल शूट एंड आप चलाओ वो। तो मेरा काम ही वही है, मैं ट्रबल शूट करता हूँ। मैं देखूंगा कि तुम लोगों को कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं, स्पेसिफिक सोल्यूशन जहाँ जहाँ होगा मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ताकि तुम लोगों की वो जो किसी एक टॉपिक में लिमिटेशन होगी, किसी को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में लिमिटेशन, किसी के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे होंगे वो मुझसे बेहतर पढ़ा लें, ऐसे भी होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि फाइनल डिलीवरी नहीं है, तो जब तक फाइनल डिलीवरी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसी है कि सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा हुआ है और सामने एक MBA खड़ा हुआ है, तो दिखता है वो जो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है। तो दिखेगा कौन, MBA दिखेगा, यार कॉन्फिडेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल देखो, ये देखो वो देखो। चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी ज़िंदगी किताब के नीचे पड़ा रहता है, तो जब वो इंडस्ट्री में बाहर निकलता है ना उसको पहनना आता है ना उसको बोलना आता है, मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि आप किताब के अंदर ही पढ़े होते हो ना, आपका इन्वायरमेंट एक ऐसा है कि यार आप बाहर नहीं निकलना, पढ़ना ही पढ़ना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम हो रहा है, आप कितना कोई बोल लेगा, कितना कोई पढ़ लेगा। तो एक होता है कि कहाँ पे टांगने लगती हैं। दूसरी तरफ एक MBA वाले को आओ, ऊपर से इतना आपको VIP दिखेगा, अंदर से भले वो खाली हो, लेकिन वो बिकेगा क्योंकि वो दिख रहा है। तो दुनिया उसी चीज़ को पसंद करती है जो चीज़ दिखती है। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो आप लोग हो रॉ मटेरियल एक तरीके से। मैं भी लास्ट ईयर होकर आया स्कर्दू वगैरह, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वहाँ पे ना, और लोग चढ़ रहे हैं वहाँ पर, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। यार कितनी मेहनत है, महीने महीने वो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो दरिया कुनार बह रहा है पूरा CPEC की रोड के साथ, वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना वो लगे हुए हैं, एक्सट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर से सोना निकाल रहा है। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, और लोगों का रश नहीं है वहाँ पे। मतलब मुझे अगर पता लग जाता पहले तो मैं तो पहले उतर के नीचे भागता, यार गोल्ड मिल रहा है। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी मेहनत लग रही है, उसके पीछे कितने प्रोसेसेस हैं। फिर मैंने जो होटल पहुँच के मैंने वीडियो देखी, यार ये किस तरीके से बन रहा है, बड़ी मेहनत है। वो निकालता है, वो बाउल में निकालता है, मैनुअली भी निकाल रहे हैं, वो ट्रैक उससे भी निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्टर से भी निकाल रहे हैं, उसको बार बार वॉश करते हैं, धोते हैं, और पता नहीं कितने प्रोसेस से निकालते हैं, फिर जाके इतनी बड़ी बाउल में इतना सा कोई गोल्ड निकलता है, और जिसकी वैल्यू कोई 2,500-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की नहीं होती वो दिन की, पूरी मेहनत करने के बाद। और वो फिर जाके दुकान के अंदर, और आपको कोई बोले ये गोल्ड आप इसके लिए छीना झपटी करो, मारा मारी करो, आप नहीं करोगे। आपको गोल्ड कौन सा अच्छा लगेगा, वो जो दुकान में नेकलेस बना हुआ ना खूबसूरत, वो चूड़ियाँ वूड़ियाँ कड़े बड़े बने में, वो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट है। यस, क्यों? क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट है। तो दुनिया वही देखती है जो चीज़ रेडी है। आप लोग अभी रॉ मटेरियल में हो, आप लोगों को अभी रगड़ा लगना है, आप लोगों को अभी काम करना है, आप लोग को डिप्रेशन होगा। तो शाहरुख खान वाली स्पीच देखिए ना, दुख होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, भूख लगती है, लगते रहे, पसीना आता रहे, तबीयत ख़राब होती रहे। लेकिन अगर किसी ने कामयाब होना है तो इन सब चीज़ों को साइड में करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ताकि मैं तुम लोग की ना तमहीद बांधूँ अगली 3-4 महीने के लिए, कि इन सब बातों को तुमने याद रखना है। मत भूलना कि तुम लोगों ने CA क्यों स्टार्ट किया था, ये मत भूलना, हमेशा उसी चीज़ को याद रखना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में भी दे दूँ, भाषण मैंने बहुत कर लिए हैं। तो अगर किन लोगों को नहीं पता है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्यों नहीं कहूँगा भाई? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही वही है जो क्वालिफाई हो, ठीक है। इसके अंदर भी एक टेक्निकल एरर है, क्वालिफाई किए हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के ला रहे हो ना अपने आप को। अभी मैं एसोसिएट डायरेक्टर के ऐसे से काम कर रहा हूँ वीडियो में, और अभी मुझे 2 साल हो जाएगा वीडियो के अंदर। एज अ मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, और वीडियो के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। डायरेक्ट क्लाइंट्स भी देख रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर की हैसियत में भी देख रहा हूँ, और क्लाइंट एक्विजिशंस, बिजनेस पोर्टफोलियो जो एक्विजिशन है, आपको नए क्लाइंट्स को आप एक्वायर करते हो, तो वो एरिया भी मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, ठीक है। उससे पहले मैं था म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन में एज अ CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो 2 साल का अर्सा मैंने वहाँ पे गुजारा है। फाइनेंस साइड, कंप्लाइंस साइड, बोर्ड के इलेक्शंस हो जाएं, आपके रेगुलेशंस की ड्राफ्टिंग हो जाए, रूल्स रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग,
एक्स SCCP चेयरमैन के साथ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सटर्नल ऑडिट आपके सामने है, आपके सामने फाइनेंस है, आपके सामने कंप्लाइंस है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में 4 साल इंटरनल ऑडिट में निकाले हैं। जब आप इंटरनल ऑडिट की बात करते हो तो इंटरनल ऑडिट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल प्रोसेसेस। तो इंटरनल कंट्रोल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ग्रिप है। फिर आप आगे आ जाओ तो एक फर्म है पार्कर रेंडल, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, बहुत स्मॉल साइज मीडियम साइज एंटिटी है। उसमें कोई 5-6 महीना मैंने काम किया हार्डली। उसके अंदर भी ऑडिट पोर्टफोलियो में संभाल होता था क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होते नहीं थे। मेरी आर्टिकलशिप की अगर बात करो तो डिलॉयट की मेरी आर्टिकलशिप है। 3.5-4 साल का अर्सा मैंने डिलॉयट में काम किया है, इंक्लूडिंग उसमें सेकॉन्डमेंट एक्सपीरियंस में डिलीट्स का है, बोथ अबू धाबी एंड डिलॉयट। और मेजर क्लाइंट्स में भी तुम लोगों को बता देता हूँ। फिर इसके अलावा मैंने GT के अंदर भी काम किया है। GT के अंदर मैंने प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही काम किया। फिर जब आर्टिकल्स रजिस्टर होने की बात आई तो मैं स्विच कर लिया डिलॉयट को, ठीक है। तो अगर मेजर क्लाइंट्स की बात करो तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट मैं लीड कर रहा हूँ अभी वीडियो से। और इसके अलावा मैंने JS बैंक का ऑडिट किया है, JS बैंक फ्रॉम डिलॉयट। और SSGC का ऑडिट मैं कर चुका हूँ। 2-2.5 साल मैंने SSGC का ऑडिट किया डिलॉयट के साथ। पाकिस्तान स्टील्स का ऑडिट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। NICL का ऑडिट अभी मैं देख रहा हूँ। NICL या शारा फैसल पे आपने देखी होगी बिल्डिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अब ये कैसे कर लिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये जानते हो मुकेश अंबानी, सही है। तो ये भी एक्सपीरियंस भाई के पास है। सिकॉन्डमेंट वाला क्लाइंट है हमारा ये। तो रोज़ दुबई जाता था और मुकेश अंबानी की कंपनी का ऑडिट करता था, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस को भी ट्रैवल कराते थे और बड़ा मज़ा आता था वॉचिंग में। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वॉचिंग में उस वक्त आया कि मुंबई इंडियन यहाँ जा रही है, अब यहाँ ट्रैवल कर रही है, अब इस होटल में इस टाइम पे उन्होंने ये खाया, इस टाइम पे उन्होंने ये पिया है। वॉचिंग में ये बड़ा मज़ा आता है। तुम 1-1.5 साल ना एंजॉय करोगे तुम। जब तुम आर्टिकलशिप में जाओगे ना, वॉचिंग में एंजॉय करोगे कि यार डायरेक्टर स्विट्जरलैंड जा रहा है, वहाँ जाके क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर तुम वहाँ से देखोगे कि वेदर द एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और नॉट। एक तो बात मजाक की होगी ना, एक बात सीरियस में ये है कि यार वो एक्सपेंडिचर बिजनेस पर्पज़ के लिए थे कि नहीं थे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसका काम जो है ना वो इंडस्ट्री चलाना है, कंपनी चलाना है, मुंबई इंडियंस को खिलाना नहीं है, ठीक है। तो और उसके अलावा इतिहाद एयरवेज़ का ऑडिट किया है। इतिहाद एयरवेज़ की है कि बड़ी बड़ी टीम्स होती थी तो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते थे जिसका आप जाके ऑडिट करते थे। तो उसकी भी टीम में मैं शामिल था। इसके अलावा MK लुलू, एक जैसे आप यहाँ पर हाइपर स्टार की बात कर लो तो MK लुलू वहाँ पे एक बड़ा क्लाइंट था, इंडियंस उसको चला रहे हैं, तो वहाँ का भी ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार है, आप NPOs की बात करो, आप NGO की बात करो, आप फाइनेंशियल सेक्टर, आप म्यूचुअल फंड्स की बात करो। म्यूचुअल फंड में तो खुद बैठ चुका हूँ और बेशुमार म्यूचुअल फंड्स के भी ऑडिट किए हैं इसमें। फाइनेंशियल सेक्टर के ऑडिट किए हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी शामिल है। मतलब मैं सब चीज़ें तो इसमें एक्सप्लेन मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी कुछ मेरे शौक़ हैं, ठीक है। ICAP की प्रोफेशनल कमिटीज़ में हमेशा से शौक़ रहा है कि यार ब्रिज के उस पार से देखते थे हम ICAP को, यार इतने क्वालिफाइड बंदे और ये काम कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। ICAP की प्रोफेशनल कमिटीज़ में 2 साल मैंने काम किया और अभी भी मैं करंट ICAP की जो CPD कमेटी है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उस कमेटी का भी मैं एक्टिव मेंबर हूँ, ठीक है। एक हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था ICAP का मेंबर्स का, आप लोगों ने देखा हो शायद फेसबुक पे, तो रोमान रईस उसको हमने बुलाया था, तो उसकी मैनेजमेंट कमेटी में मैं था। NFO में मैं रह चुका हूँ। और पाकिस्तान ट्रेडिंग कंपटीशन, जो पहला ट्रेडिंग कंपटीशन हुआ था तो मैं उसका पार्ट रहा था और उसके कॉन्सेप्ट पेपर पे मैंने काम किया था कि ये ट्रेडिंग कंपटीशन जो है ना वो किस तरीके से कंडक्ट हो। इसकी वर्कशॉप्स वगैरह को मैंने होस्ट किया था और ये तस्वीर जो है ना वो फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट की सेरेमनी की है जो ICAP हॉल में हुई थी और उसमें जो है ना वो स्टेट बैंक के एक्स गवर्नर्स भी आए हुए थे। फिर ये जहांगीर खान प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड है, अभी मई में वापस से हो रहा है, तो ये पहला एडिशन जो था मैं उसकी कमेटी में भी था। CFO कॉन्फ्रेंस 2 साल मैं रह चुका हूँ CFO कॉन्फ्रेंस वाली कमेटी में, और प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड 1 साल जो उसकी इनॉग्रल एडिशन था उसकी कमेटी में शामिल था। तो ये कुछ मोमेंटोस थे मेरे। और इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं लाइक करियर काउंसलिंग और एडवाइसिंग और मेंटोरशिप। अभी CA फाइनल्स को तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बट मेंटोरशिप चल रही है, ठीक है। तो ये था मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। और अपना नाम आप बता दें, अटैम्प्ट्स वगैरह बता दें अपनी कि कितनी अटैम्प्ट लगी हैं, और कोई भी अगर इंटरेस्टिंग बात है जो याद रह जाए। जी, आपसे शुरू करें। आपका नाम क्या है? समीउल्लाह। EY में रिस्क एडवाइस, ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह, BCom पास करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है आपके बारे में?
ये कैफ में काफ़ी टाइम लग गया है बस, ये इंटर्नशिप भी ढूंढना, इंटरनल ऑडिट की। इंटरेस्टिंग। चौथी अभी होगी, चौथी अटैम्प्ट। ओके ओके। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी ज़रा अपना मेंशन करते हैं, नाम तो आपका आ रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में भी ये डिटेल दे दें ताकि थोड़ा सा टाइम हम सेव करें और क्विकली फॉरवर्ड करें। जी क्या है? सॉरी, वरुण। ओके, दूसरी अटैम्प्ट है। टेक्निकली का क्या मतलब है? मतलब पढ़ के? हाँ सही है, टाइम तो देना पड़ता है ना यार, सारी बात तो टाइम की है। आप टाइम नहीं दोगे तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। सही। 40 या मार्क्स नहीं पूछे वैसे मैंने लास्ट अटैम्प्ट में कितने कितने हैं क्विकली। आप सीरियस हो गए पढ़ा था? आपको देख के लगता भी आप सीरियस ही पढ़ते होगे। 33 पे रहा था, क्या रीज़न समझ में आ रहा है? चलो आज के सेशन के बाद हम वापस से बात करते हैं। जी 43 पे 43 पे रुका है, तो हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने ही लिए हैं 43 अभी इस अटैम्प्ट में। ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन वालों का हाल देख लेते हैं, ऑनलाइन वाले क्या हैं यार। सीवीआं नहीं भेजना यार यहाँ पर, सीकिंग इंटर्नशिप। पीआरसी से आपकी वीडियोस देख रहा था, अब अभी भाई कौन सी वीडियोस देख रहे थे यार? देख के डिलीट कर देना यार। इट विल बी 5th ऑडिट अटैम्प्ट। ओके सन आदिल, FTS 41, इट वॉज माई 4th अटैम्प्ट क्वालिफाइंग थी बट अनफॉर्चुनेटली रह गया खाली 45 मार्क्स पे। ज़बरदस्त। आई स्टार्ट जर्नी फ्रॉम SBIL इन Jan 2023। ओके, सीकिंग इंटर्नशिप। सर आपके ऑडिट, अच्छा राबिया बुखारी है, लेफ्ट ऑडिट पेपर 46 पे रुका है, पहली दफ़ा 42 पे रुका था और अब 3rd अटैम्प्ट होगी। ओके, सो 46 इज़ द हाईएस्ट। और भी लोग हैं, कोई हैं? जी किसी ने हैंड रेस किया था, दानियाल, 2nd अटैम्प्ट थी ऑडिट की। ओके दानियाल, आई नो यू। जी और कोई है? देखो यार बिल्कुल खुले होके शेयर करना यार, खुले होके शेयर करना यार। मल्टीपल उसमें ना वेरी करेगा, सेशंस वेरी करेंगे। लाइक वीकेंड पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसको एक्सटेंड कर सकें, और वीकडेज में भी देख लेंगे क्लासेस के टाइमिंग वाला क्या रखना है। अब तो मेहनत करनी है ना, तो जितनी भी ड्यूरेशन हो टाइमिंग की क्या मसला है, कमिटमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। तो कितने फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं? थ्योरी याद नहीं शायद, जब भी 8 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए। ओके ओके, सो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी हैं इसमें। ज़बरदस्त। ओके तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी उनकी, ऑडिट का पेपर रुक गया। तो आई कैन कनेक्ट विद यू ऑल, क्योंकि मेरी भी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट ही थी ऑडिट की, और फिर वो ऑडिट मेरा रुक गया था। सर लास्ट अटैम्प्ट किसी वजह से नहीं दे सका इस अटैम्प्ट में, FAR 2 MFA ऑडिट लिया है, तो डेली 5 घंटे दिए जाएँ तो क्या कंप्लीट हो सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। क्या अभी से आप इतना जज्बाती फैसला करो कि 5 घंटे में दे दूँ? ठीक है नुमान भाई, जी क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा भाई, आज मैं आप लोगों के दुख दर्द सुनूंगा सिर्फ। टेक्सिला से काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट, मेरी लास्ट अटैम्प्ट रह गई है बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन, 39 मार्क्स आए हैं, इस बार ऑडिट फंसा हुआ है। अच्छा फंसा, मैं समझा पास हुआ है, फंसा हुआ, ऑडिट फंसा हुआ है। ठीक है ज़बरदस्त। और जब हम कहते हैं ना कि यार सिर्फ ये 46 नंबर आ गए, 45 मार्क्स आ गए, आपको देख के लगेगा कि यार 45 मार्क्स आ गए और 5 नंबर से ऑडिट फेल हो गया। ऐसा ही है ना, यही थिंकिंग आती है, 5 नंबर आते ऑडिट पास होता। अब अगर मैं सोचने का तरीका ही बदल दूँ, मैं कहूँ कि यार मेरा पेपर 5 नंबर से नहीं रुका, मेरा पेपर 55 नंबर से रुका है, 5 और ऐड कर दूँ आगे, तो अब अगर इस 3 महीने में मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मैं मेहनत करूँगा आपके नज़र से अगर मैं सोचूँ तो 5 नंबर के लिए, वो क्या मेहनत होगी यार। और अगर मैं बोलूँ कि ये 55 मार्क्स भी मैंने लेने हैं, ये क्यों नहीं मिले मुझे,
तो मेहनत का लेवल ही कुछ और होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना माइंड सेट को बदलना पड़ेगा आपको। और अच्छी बात ये है कि आप लोगों की अटेम्प्ट्स वगैरह लग चुकी है ना, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ कीलें जो मैंने ठोकनी है, ठीक है, और फिर हम जाएंगे एकदम एडवांस की तरफ। फिजिकल होगा, हाइब्रिड मॉडल फॉलो होगा। हाइब्रिड होगा तो प्रेफरेबल भी ये है कि आप लोग फिजिकल अटेंड करो, जो करना चाहे। किसी की मजबूरी हो जाती है तो वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। यार ये डिसाइड करते हैं अभी कि कब क्लास होगी। वीकेंड्स वगैरह पे तो दोपहर के टाइम ही हम रखेंगे, क्योंकि कन्वीनियंट ज़्यादा वही रहता है, स्पेशली फिजिकल क्लासेस के लिए। कोई ट्रैवलिंग भी होती है, कराची इतना बड़ा है कि यूरोप की 4 कंट्रीज़ मिल जाएँ, इसमें 5 कंट्रीज़ मिल जाएँ, तो अब पता नहीं किस यूरोप की कंट्री से आप लोग आ रहे हो, तो वो फिर एक डिफरेंट टाइम जोन हो जाता है। सर पहले आइज़ा कौन सा कराएंगे? कौन सी आइज़ा की बात कर रहे हो भाई? अभी तो सारे आइज़ा कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लो, ठीक है, सारे आइज़ा कराएंगे। पहली अटैम्प्ट वाले भी हैं इसमें, दूसरी 5वीं अटैम्प्ट वाले भी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी आखिरी अटैम्प्ट हो, ठीक है भाई। अच्छा जी, कैफ 8 के बारे में ज़रा पता कर लेते हैं। अब आप लोगों ने मेरे बारे में जान लिया, मैंने आप लोगों के बारे में जान लिया, तो अब पता कर लेते हैं कि यार कैफ 8 का जो पेपर है वो है क्या, ठीक है। आप सब लोगों को पता है, थोड़ी सी फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए भी है, तो क्विकली से मैं रिकैप कर दूंगा। अप्लाई नॉलेज ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, और फिर उसके ऊपर आ जाती है स्किल। स्किल आपकी अपनी है, नॉलेज वो सारी स्टैंडर्ड की है, आइज़ा की है, और टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, मेथड एंड सिलेक्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंड एथिक्स। सो दिस इज़ द कॉम्पिटेंसी लेवल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है आपका, और आपकी स्किल्स भी इन्वॉल्व है। स्किल्स के अंदर ना 2 चीज़ें मेन है, 2 चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को बहुत काम देंगी। और मैं कहता हूँ अभी से अपनी ऑडिट की क्या पढ़ाई में, पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू कर दो। वो पहली चीज़ है प्रोफेशनल जजमेंट, जो मेरी फेवरेट है। 2 चीज़ें, एक है प्रोफेशनल जजमेंट। तुम्हारा जितना भी तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस है, तुम्हारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को किसी एक सिनेरियो के अंदर अप्लाई करना, दिस इज़ प्रोफेशनल जजमेंट। कि तुम उन सारी जो है ना, वो तुम्हारी जो हिकमतें हैं, उसको थॉट प्रोसेस है, जो तुम्हें ज़िंदगी ने सिखाया है, वो सारी चीज़ें तुम एक जगह पे सिनेरियो पे अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिट के अंदर भी आ जाओ, ऑडिट के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले हो, तुम ऑडिट्स कर चुके हो, FR पढ़ लिया, FAR 2 पढ़ लिया, FAR 1 पढ़ लिया, तुमने कॉस्टिंग पढ़ ली, तुमने BFD के कॉन्सेप्ट देख लिया, तुमने लॉ पढ़ लिया। ऑडिट नहीं है सिर्फ, कैफ 8 है, ये आखिरी पेपर है, और ये भी कुदरत का निज़ाम है ना, आखिरी पेपर है। लॉ पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फिर आ जाओ ऑडिट। तो ये तो खूबसूरती है इसकी। तो वो जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं ना, सबकी नॉलेज लेकर आ जाओ ऑडिट के साथ, और उसको उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर अप्लाई करो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब ऑडिट कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। अब जब तुम पढ़ लो तो ये पेपर है प्रैक्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुमने वही प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है। और जब तुम इस कॉन्सेप्ट को बाहर में, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने ना यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? गाड़ी कितने लोग चला लेते हैं? सबको आती है ना। पहले सीख रहोगे तो बड़ी मुश्किलात होती होगी कि यार बराबर में बैठा है कोई बंदा बात ना करे मुझसे, और ये खौफ आता था ना, मैं यूँ होकर गाड़ी चलाता था मैं, यार बराबर में जो बैठा है ना वो भी ना देखे। फिर क्या हुआ, आदत हो गई इन सब चीज़ों की। और अब गाड़ी आप नहीं चलाते, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। इंसान के 2 माइंड है ना, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर भी किताब है बड़ी अच्छी। अभी आइज़ा पढ़ना, पास हो जाओ तो उसके बाद वो किताब पढ़ना, ठीक है। तो गाड़ी आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। अब जब तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओगे ना, तो ये भी तुम्हारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी। तुम सिर्फ चीज़ देखोगे और वो चीज़ खुद रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बस इसकी थोड़ी सी हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप सबको पता होगा, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं। मैं ज़रा आपको जो है ना थोड़ी आसान भाषा में बता दूं, शक्की मिजाज, शक करना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ तो वैसा क्यों हूँ, वो वाला गाना है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों। अब लास्ट टाइम की मैं बात करूँ तो उसमें एक सवाल आया था कि यार एक सप्लायर है, वो डायरेक्टर उसको ले आया कंपनी में, इंट्रोड्यूस करवा दिया, और डायरेक्टर ने कहा कि इसके साथ ट्रांजैक्शन करो, मटेरियल ट्रांजैक्शन उसके साथ किए हैं, और कहा है कि इसकी जो है ना सेटलमेंट की आप फिक्र ना करो, इनवॉइस सारी सेटल हो जाएंगी। तो भाई आप लोगों ने फ्रॉड का स्टैंडर्ड भी पढ़ा है, आप लोगों ने रिलेटेड पार्टी भी पढ़ा है, आप लोग IAS 24 भी देख कर आए होंगे कहीं ना कहीं, आप लोगों ने 550 भी पढ़ लिया, आप लोगों ने 240 भी पढ़ लिया। अप्लाई कर दो उधर। शक्की मिजाज होना चाहिए ना, डायरेक्टर क्यों लेकर आ गया भाई, डायरेक्टर का काम है क्या। और चलो अगर लेकर भी आ गया, डायरेक्टर से कनेक्टेड तो नहीं है,
फ्रॉड के इंस्टांसेस तो नहीं है भाई, पैसा तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा कंपनी से बाहर, क्या इंटेंशन है? आरपी का रिस्क आ जाएगा ना, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाएगा, और डायरेक्टर ही लेकर आया है जिसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कंपनी को चलाने की, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी है ना, गवर्न करने की जिम्मेदारी है। तो ये शक्की मिजाज है विच कीप्स यू थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, यार ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इससे कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मेरी ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक तुम उसको उस तरीके से नहीं सोचोगे ना तो तुम्हारी ऑडिट ओपिनियन भी गलत हो जाएगी, और यही सबसे बड़ा रिस्क है भाई। हमारी तो रोजी रोटी इसी में है ना, हमें हायर किस लिए किया जाता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने, तो उस बनने ना बनने के लिए एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, मुझे सोचना पड़ेगा। और अगर मैं उस टाइम पे नहीं सोच रहा हूँ, उस चीज़ पे नहीं सोच रहा हूँ, तो जो मैं ओपिनियन दूंगा एट द एंड वो भी गलत होगी। इसलिए की फंडामेंटल्स हैं प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसको जो भी सवाल देख रहे हो अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो, हर प्रैक्टिस में अप्लाई करना शुरू कर दो उसको, कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, भले समझ में नहीं आ रहा है हाईलाइट कर लो, गोल दायरा बना लो, दिमाग में चीज़ चलती रहेगी, इवेंचुअली आ जाएगा। लर्निंग कब होता है इंसान का, थोड़ा सा आएगा मसला, लेक्चर्स देखते रहेंगे, वो भी चीज़ें रिजॉल्व होती रहेंगी, जब हम पढ़ते रहेंगे, केसेस निकालते रहेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे जो हम केसेस हैं वो कवर कर लें। जो मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा वो नोट्स भी मैंने इसी तरीके से बनाए कि मैंने पास पेपर देखे सारे ICAP के, मैंने ICAP की स्टडी टेक्स्ट देखी है, जहाँ जहाँ जो मंजन चल रहा है मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और फिर बैठ के अपने नोट्स बनाए। मेरे हिसाब से वो चीज़ कंप्लीट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन नोट्स के ऊपर भी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करें कि ये नोट्स कंप्लीट हैं भी कि नहीं है। सबसे पहला, क्योंकि मैं तो अपने टीचर्स पे शक करता था, जब मैंने पेपर पास करने शुरू किया ना, पास उसी वजह से शुरू हुआ है कि मैंने शक करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं उस टीचर के ऊपर से मैंने ईमान उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा यार ये तो टीचर ने पढ़ा दिया ना, हो सकता है टीचर जो है वो ये चीज़ भूल जाए। तो मैं वापस जाता था, मैं पूरा का पूरा आइज़ा पढ़ता था, रिवाइज करता था, फिर मुझे आइडिया होता था यार ये तो कॉन्सेप्ट इस तरह से है और ये वाली चीज़ जो है ना वो मिस कर दी है सर ने। अब मैं पूछ लिया, कभी जवाब आ गया कभी नहीं आया, इस तरह से चीज़ें हो गई। मैं खुद ही रिसर्च कर ली उस पर, यार कितने फर्म्स के आर्टिकल्स वगैरह पढ़े मैं, गूगल है और अब तो चैट GPT आ गया। लेकिन चैट GPT को भी थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, ऐसा नहीं हो कहीं से कहीं निकल जाओ। तो मैं इजीली आपके लिए अप्रोचेबल हूँ, मैं भी इसे गारंटी करता हूँ। हाँ थोड़ा सीज़न आ जाता है उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम में कमी बेशी आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि रिस्पॉन्स आए नहीं। और स्पेशली जो एग्ज़ाम के आपके जो करीब जा रहे होते हैं उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं फौरी आप लोगों को जवाब दूँ, ठीक है। और जो बढ़ चढ़ के हो सकती है चीज़ वो भी मैं करता हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे, फीचर्स क्या क्या हैं भाई इस सब्जेक्ट के, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ CA। अभी करंट स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो आप कैफ स्टेज पर हो, वहाँ पर तो आपका है ऑडिट। आप CFAP पे आ जाओगे, CFAP 6 है, ठीक है। उसके बाद अभी MSA 1 में शामिल है, लेकिन जब अभी नई स्कीम आएगी तो मामला थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, एनालिटिक्स भी आ जाएगा उसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर आप जब ऑडिट फर्म्स के अंदर जाओगे तो आपने करना ही ऑडिट है, मेजॉरिटी बच्चा ऑडिट फर्म्स के अंदर जाएगा, आपने ऑडिट ही करना है, ठीक है। और या आप इंडस्ट्री में अगर जाते हो सकता है आप इंटरनल ऑडिट में चले जाओ, ठीक है। तो वो ऑडिट आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। स्टडीड इन CFAP वगैरह ये मैंने आपको बता दिया, 3.5 साल की आर्टिकलशिप में काम आएगा, फर्म की लाइफ के बाद भी काम आएगा आपको। जैसे मैं निकल गया फर्म से, इंडस्ट्री चला गया, वापस फर्म आ गया, ठीक है। तो ऑडिट कभी नहीं भूलता आदमी, तो उसको पढ़ो इस तरीके से, ठीक है। वन ऑफ द ईजीएस्ट। अब आप लोग बोलोगे यार मेरा तो 4 अटैम्प्ट से नहीं निकल रहा है यार, आप क्या बात कर रहे हो, इतना ईजी पेपर नहीं, वाकई में ईजी है, वाकई में। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया ना वो चीज़ें बतानी शुरू की, वो उसका मकसद है, इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी, एक तो होता है मोटिवेशन फैक्टर, आप लोग मोटिवेट करना कि यार कर सकते हो, और उसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट जो मेरी चीज़ें दिमाग में चलती हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको ट्रांसफ़र हो जाएं। और जब तुम लोग हमारी सोच लाइन अप हो जाएगी ना आपस में, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। आप लोग भी उसी तरीके से चीज़ें सोच रहे होगे जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी भी इसका जो पासिंग रेशियो ना बहुत कम है, कंसिडरिंग जो लास्ट टाइम का जो अटैम्प्ट का पेपर है, परसों तरसों मैं पेपर देख रहा था, मैं वो पेपर 1 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ, 1 घंटे में। और अगर किसी बच्चे ने अच्छी ऑडिट की कवरेज की है ना, प्रैक्टिस भी की है उसने, तो 2-2.5 घंटे बहुत हैं उसके लिए, 3 घंटे 3.25 घंटे तो बहुत दूर की बात है। ये रियलिटी है, पहले इस रियलिटी को समझो कि मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर सका, फिर बाद में हम जाएंगे उस रीज़न पे कि मैं वो चीज़ क्यों अचीव नहीं कर सका, ठीक है जी। बिल्कुल, सोच पे काम करें तो सोच पे सब कुछ जो है ना वो मुनहसर है, तो काम हो जाएगा। सोच को बदलें, ठीक है। अच्छा जी, ये किताब है तो रेकमेंडेड है कि आप लोग ये किताब ले लें। अगर ये किताब पढ़ी आप लोगों ने, है आपके पास, ये ऑनलाइन वाले बच्चों सिर्फ एक बच्चे के पास है यहाँ पर,
ऑनलाइन वाले बच्चों की किताब देखी है आपने? हाँ जी, नहीं देखी। यही तो मसला है, यही तो मसला है आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग कोर स्टैंडर्ड से पढ़ते थे, नोट्स वगैरह के पीछे नहीं भागते थे इतने कि यार ये फलाना टीचर नोट्स दे दे, ये दे दे, वो दे। नोट्स मैं भी आपको दूंगा क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है तुम लोगों की गाड़ी उसके बगैर नहीं चलेगी, तो वो तो मैं तुम लोगों को दूंगा। बट दिस इज़ कंप्लीट थिंग, दिस इज़ द कोर स्टैंडर्ड जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फर्म में जाके खोलोगे, ये वो स्टैंडर्ड है। आप मेरे नोट्स लेके नहीं बैठोगे कि यार सर अज़त के नोट्स उसके अंदर ये लिखा है, आपका पार्टनर बोलेगा यार ये हटाओ ज़रा टेबल से, साइड में कर दो उसको, ये तो क्लास की बात है ना तुम्हारी। अब मुझे स्टैंडर्ड दिखाओ कि कहाँ लिखा हुआ, मुझे IFRS दिखाओ, IFRS में ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। तो ये चीज़ रखो साथ में, रेफ़र करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा टाइम लगाओ, बट रीड करो। जब तुम रीड करोगे ना उसको, स्टैंडर्ड को रीड करोगे, तो उसकी एक स्पेसिफिक वर्डिंग है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला 4 महीने में वो वर्डिंग जो है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी, और तुम्हें ये ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जी, तो मेरे पास इसका PDF पड़ा हुआ है, वो मैं PDF जो अपडेटेड वर्जन है ना वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, मैं भूल भी जाऊँ ना तो मुझे याद दिला देना, बाकी लोग भी। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, प्लस एक IFRS की समरी आती है वीडियो की, मैं वो भी भेज दूंगा, और पोर्टल वगैरह पे भी अपलोड कर देंगे, सारा मटेरियल वगैरह वहाँ पे भी रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। CAF 8 के बारे में अगर हम जाने तो की एग्जामिनेबल एरियाज या प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, इवैल्यूएट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये अब देखो एक्सपेक्टेशन क्या एग्जामिनर की, वो 4 पॉइंट्स में यहाँ पे समराइज्ड है। इवैल्यूएट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव थ्रू रिसर्च, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। इसके अंदर जजमेंट भी शामिल है, इसके अंदर स्केप्टिसिज्म भी शामिल है। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिक्स इज स्केप्टिसिज्म, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन्फॉर्म जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, मेक डिसीजंस एंड रीच वेल रीजन्ड कंक्लूजन। वो जब कहता है ना कि इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, तो अब उस सिनेरियो के अंदर इस एक्सपेक्टेशन को तुम देखो कि आपकी जो इवैल्यूएशन है ना वो वेल रीजन्ड होनी चाहिए कि यार अगर NRV रिकॉर्ड नहीं की सो दिस इज नॉन कंप्लाइंस विद IS2, और IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर हो। ये अमाउंट क्या मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है तो क्या परवेजिव है या परवेजिव नहीं है? मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही तो क्या रीज़न है? एक तो मिसस्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ चला जाता है 240 में। और ये सोचने का तरीका है कि यार एक चीज़ सामने है तुम्हारे, एरर सामने हो, तुम रिकॉग्नाइज ही कर रहा है अकाउंट्स में। एक नॉन कंप्लाइंस हो रही है तुम्हारी लॉ की, तुम धुआं छोड़ रहे हो हवा में, और तुम्हें पेनल्टीज़ पे पेनल्टीज़ पड़ी जा रही हैं, तुम्हें माहौलियात की कोई फिक्र नहीं है, तो ये तो एथिक्स पे भी बात आ जाती है। और इंसान अगर एक जगह जाके 2 नंबरी करे, यार ठीक है पेनल्टी तो है ना, माहौल ख़राब हो रहा है तो क्या है, यार इंटेग्रिटी भी मसला आ जाता है ना, आपकी एथिक्स पूरी की पूरी डाउटफुल आ गई। दूसरा इम्पैक्ट फ्रॉड पे भी जा सकता है कि यार मैनेजमेंट अगर इस जगह ऐसा सोच रही है ना, हो सकता है दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं टेढ़ा सोच रही हो। तो ये सारा सोचने का तरीका है, एनालिटिक्स अप्लाई एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो जब उस तरीके से तुम्हारी अप्रोच होगी ना, ऑडिट ओपिनियन खुद सही हो जाएगी। और इवैल्यूएशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली व्हेन प्रेजेंटिंग, डिस्कसिंग एंड रिपोर्टिंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जब आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि आपका जो बैक एंड पे कॉन्सेप्ट है और जो रिक्वायरमेंट है, दोनों चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए। एक वो है कि उसने रिक्वायरमेंट कुछ और पूछी थी, मैं जवाब कुछ और देकर आ गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट से बिल्कुल हट के। वो कहता है ना कि स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड द आंसर दे रोट वॉज ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन लूजिंग प्रेशियस मार्क्स एंड टाइम। तो एक तो आप वो चीज़ लिख कर आ गए जो उसको रिक्वायर्ड नहीं थी, 2 मार्क्स का उसने कुछ पूछा था, आप 5 नंबर के हिसाब से चीज़ें लिख कर आ गए, और वो चीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं थी। उससे एक तो वो 2 मार्क्स जो आपको मिलने थे वो तो गए ही गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 मार्क्स जो मिलने थे वो तो गए गए। आपके नज़रिए में क्या होगा, यार मैंने तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा, तो इसमें तो मुझे पूरे नंबर मिलने चाहिए, मैंने तो 5 नंबर का लिख दिया, उसने 2 नंबर का मांगा। यार आप अपना टाइम वेस्ट भी करके आए हो। फिर बच्चा बाहर निकल के बोलता है कि यार 85 नंबर्स का पेपर किया, बड़ा ज़बरदस्त किया, उसमें 5 नंबर तो ये वाला सवाल है, 80 नंबर रह गए। और 80 नंबर में भी क्या किया है वो फिर आपको भी नहीं पता कि आपने क्या किया। इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ करना।
रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस और न्यू इन्फॉर्मेशन। भाई कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई है तुम्हारी ज़िंदगी में कि यार ये नई रिलेटेड पार्टी है और मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी। मैंने तो स्टार्ट में मैनेजमेंट से पूछा था रिलेटेड पार्टी की मुझे लिस्ट दो, बिजनेस रिलेशनशिप डिस्क्लोज करो, कोई अरेंजमेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो डिस्क्लोज करो। लिस्ट दे दी मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज़ की। बाद में पता चला भाईजान ये 2 रिलेटेड पार्टीज तो मैनेजमेंट ने बताई नहीं है, ये तो नई इन्फॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं भागा दौड़ा जाऊँगा पहले अपनी इंगेजमेंट टीम के पास, उसको बताऊँगा कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है, ये आइडेंटिफाई हुई है, इससे सारी ट्रांजेक्शन्स तुम लोग आइडेंटिफाई कर लो अपने लेजर्स में देख के, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं। और क्रिटिकली देखना कोई और रिलेटेड पार्टी मिस ना कर गए हों। ये आर्म्स लेंथ वाली तो एक अलग चीज़ है ना, पहले तो आइडेंटिफिकेशन पे ही मसला हो गया ना। जब आइडेंटिफाई होगी तो प्रोसीजर परफॉर्म करना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आइडेंटिफिकेशन पे ही मसला हो गया। फिर दूसरे नंबर पे मैं भागूंगा जाऊंगा मैनेजमेंट के पास और मैं यूँ पर्चा सामने रखूंगा, बोलूँगा ये रिलेटेड पार्टी है, तुमने आइडेंटिफाई क्यों नहीं करवाई? या तो बोलेगा सॉरी गलती हो गई ना, सॉरी यार ये बताना था रह गई। आपको समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है जेन्युइन मिस्टेक हुई है। और एक जवाब आएगा हाँ तो भाई नहीं बताया तो ऑडिट कर रहे हो ना, देख लो। अब दोनों चीज़ों में जो मेरे सोचने का तरीका है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। बोलूँगा यार ये तो ये एटीट्यूड लेके बैठा हुआ तो उसका मतलब तो और भी पार्टीज होंगी। अच्छा अब अगर उसने पहला वाला जवाब दिया ना हाँ यार सॉरी, तो मैं बोलूँगा यार सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी, कैसे मिस हो गई? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो ये कौन सा कंट्रोल लैप्स था, कौन सा कंट्रोल फेलियर था जिसकी वजह से ये रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है? जो आरपी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो लेजर से डेटा आके तुम्हारे गिर रहा है, मैं उसको जाके देखूंगा यार वहाँ पे बंदा कौन बैठा हुआ है, उसको आईएस 24 की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। मैं ऐसी भी एंटिटीज़ का ऑडिट किया है कि जो बैठे हुए हैं रिपोर्टिंग में और उनको पता ही नहीं है कि यार आईएस 24 भी कोई चीज़ है। अब किसी को पता ही नहीं है कि यार रिलेटेड पार्टी होती है तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा? ये सारी चीज़ें तो मुझे अंडरस्टैंडिंग फेज में पता लग जाती हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन आई बीच में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। तो अब मुझे पता लग गया तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी पे रिस्क मेरा ज़्यादा हो गया और सीनियर बंदे को मैं लगा दूंगा जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगाऊंगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगाऊंगा, मेरी कॉस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगी और हो सकता है वो एंड में जाके मेरा की ऑडिट मैटर भी बन जाए, यहाँ ज़्यादा रिलेटेड पार्टीज हों। तो ये सारा सोचने का तरीका है, जैसे ही मैं सोचूंगा ना उसके हिसाब से मेरी पूरी अप्रोच डिसाइड होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो आर्म्स लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुई है, ये डिसाइड करना ऑडिटर के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो अगर मैनेजमेंट कह भी दे सजेशन को कि यार ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हुई है तो मैं रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेता हूँ। हाँ मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता हूँ ये देखने के लिए कि हाँ ऐसा तो नहीं है ना बहुत ही आउट हो कि जैसे अगर कोई रिलेटेड पार्टी से किसी ने लोन लिया, यार मुझे ऑफिस बनाना है, मेरी अच्छी होल्डिंग कंपनी है, तो मैंने क्या किया अपनी होल्डिंग कंपनी को कॉल की, मैंने कहा यार मुझे जो है ना वो 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ चाहिए। क्यों? यार मैंने ऑफिस बनाना है अपना। उस कंपनी ने बोला ठीक है बेटा कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें लोन दे दूँ। अब वो मेरी होल्डिंग कंपनी है, क्या वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी? नहीं चार्ज करेगी। चार्ज भी किया तो बहुत मिनिमम कर लेगी भाई, 5% पे कर लेगी, 6% पे। काइबोर क्या चल रहा है, ठीक है। अब अगर कंपनी ये बोले कि ये ट्रांजैक्शन हुई है आर्म्स लेंथ बेसिस पे, मैं मानूंगा ही नहीं आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुई है, ऐसा ही है। अगर वो काइबोर प्लस 2% पे चार्ज कर रही है मुझसे इंटरेस्ट और अगर अब वो बोले कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो रही है तो मैं मान लूँगा। हाँ क्यों? क्योंकि भाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना, कोई दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, हो सकता है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं हो और उनको वेरीफाई करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अप्रोच में लेके चलूँगा। जी सही है। एसओपी में ठीक है, कोई मसला नहीं है, कर सकता है, कर सकता है। हाँ बिल्कुल है, कर सकते हैं। देखो ये अरेंजमेंट्स के डिस्क्लोजर है ना, ये आपको देने पड़ेंगे रिलेटेड पार्टी के। जब आप डिस्क्लोजर डालते हो ना तो आईएस 24 की रिक्वायरमेंट है कि आपके जो अरेंजमेंट्स है जो टर्म्स हैं आप उनको भी डिस्क्लोज करो, तो आप वहाँ पे डिस्क्लोज करो।
ऑडिटर को ये कोई मसला नहीं है कि यार तुम ट्रांजैक्शन करो आर्म्स लेंथ पे या ना करो, ना भी करो ना, डिस्क्लोज़ कर दो। अगर आपने डिस्क्लोज़ किया तो मैं बोलूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि यूज़र की अटेंशन उस पर ड्रॉ करनी है तो मैं एम्फेसिस डाल दूंगा उस पर। लिस्टेड कंपनी है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, टाइम ज़्यादा लगा है, रूबर्स डिस्कशन है, तो की ऑल मैटर डाल दूंगा, यूज़र की अटेंशन उधर दिला दूंगा। लेकिन अगर तुमने डिस्क्लोज ही नहीं किया ना, मैं क्वालिफाई कर दूंगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कुछ इसके अंदर की पॉइंटर्स हैं, तो की पॉइंटर्स ज़रा जल्दी जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों भी कि की पॉइंटर्स इसमें क्या क्या समझ में आते हैं। जी, की पॉइंटर जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये चीज़ें इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं, क्या क्या बातें समझ में आई हैं। वन वर्ड काफ़ी है। और भाई, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, और बोलते जो समझ में आ रहा है बोलो। क्वेश्चनिंग माइंड, और ठीक है। डाटा इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जजमेंट, रीजन कंक्लूजन, कम्युनिकेट कंसाइसली, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। इन चीज़ों को बिठा लेना, ये चीज़ें कभी भी आ सकती हैं तुम्हारे क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, जब भी तुम ये काम कर रहे हो। ठीक है, चाहो तो तस्वीरें ले लो यार, कोई मसला नहीं है। क्या नोट टेक्नोलॉजी है, तस्वीर लो, को मसला नहीं है, और मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, सही है भाई। ऑनलाइन वालों सही जा रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को। हाँ जी, जी किसने हाथ खड़ा किया हुआ है? चलो ज़बरदस्त, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कवरेज करनी है, और 110% कवरेज करनी है सिलेबस की। कंसंट्रेशन कहाँ पर हमने ज़्यादा रखना है। अब ऐसा भी हुआ है कि यार प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट से ज़्यादा पोर्शन ICAP ने कभी पूछ लिया है, तो बच्चे जो है ना वो उसमें पीछे रह गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम का अगर मैं पेपर उठाऊँ तो मेजॉरिटी चंक जो है ना उसका सब्सटैंटिव प्रोसीजर से आया है। पहला सवाल लिस्ट का, 2 सवाल लिस्ट के थे, एक इंटरनल कंट्रोल्स का सवाल था, और आखिरी सवाल लिटरली मुझे देख के ऐसी फील आई है कि ICAP वाकई में चाहता था कि यार तुम लोग पास हो जाओ। जो आखिरी सवाल है ना, उससे 4 पार्ट्स पूछे हैं। वो कभी कभी जब मैं मॉक्स बना रहा होता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि यार बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कि हल्का बॉलर लगा देता है ना पावर प्ले में कि यार चलो मारो, छक्के चौके मारो, तो वो उसने लगा दिया था यार सवाल। ऑडिट एविडेंस की क्वालिटीज़, रिटन रिप्रेजेंटेशन, कैम, बच्चों वाले सवाल यार। मतलब वो कह रहे हैं यार फुल टॉस देना, उठा उठा के छक्के मारो। ठीक है, तो खैर जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे होना है उसको हमने देखना है। डिस्कस करने का मकसद ये है कि यार रियलिटी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से मेहनत करें। तो ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ये मेन पोर्शन है तुम्हारा। क्योंकि अगर प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट तुम्हारी सही नहीं हुई तो उसके हिसाब से तुम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी नहीं कर पाओगे, और सारी अंडरस्टैंडिंग यहीं पे छुपी है। इंटरनल कंट्रोल्स, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो इंटरनल कंट्रोल्स का पता लगेगा ना। बहुत सारे बच्चों को इंटरनल कंट्रोल्स लिखने में मसला आता है, कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में मसला आता है। असल में बात क्या है, बात यह है कि बिजनेस साइकिल की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। अगर बिजनेस साइकिल की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से डेवलप हो जाए ना, तो इंटरनल कंट्रोल्स कोई बड़ा मसला है ही नहीं तुम्हारे लिए, तो वो भी आराम से जज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आ जाओ ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जब सारे काम हो गए तो आप देखो कि इसके लिए जो मार्क्स रखे हैं ना बहुत कम रखे हैं। टीचिंग आवर्स भी रिकमेंडेड टीचिंग आवर्स है, बहुत कम रखें। ये ICAP का है, मेरा नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि सारा मेजॉरिटी काम तुम ऊपर कर चुके हो। अब तुमने सिर्फ उसको इवैल्यूएट करना है और अपनी रिपोर्ट के अंदर डालना है, बस। ठीक है, ये था भाई एग्जिस्टिंग स्कीम। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर स्कीम तो चेंज हो रही है, तो आप हमें नई स्कीम के बारे में बता दें। होता ना कीड़ा काटता है यार, जब मैं भी पढ़ रहा था आप लोगों की तरह, तो स्कीम चेंज हो रही थी उसमें, और ICAP के ऑफिशियल्स आए थे बाकायदा तौर पे, और ऐसी कोई बड़ी क्लास थी उसमें, और वो नई स्कीम प्रेजेंट कर रहे थे क्लास में सामने।
और उन्होंने बोला कि यार आपके पास तो इतनी अटैम्प्ट्स अभी मौजूद हैं, ये तो आप इतने भी फारिग नहीं हैं, आपका पास हो जाएगा। और मैं पास हुआ नई स्कीम में जाके। ठीक है, तो मैं भी जो है ना वो धक्के खाए हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी जो मैं चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, नई स्कीम में क्या होने जा रहा है जी? नई स्कीम में अगर आप देखो तो ए और बी ग्रेड दोनों सेम है। सी ग्रेड में आ जाओ ना, तो सी ग्रेड में थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर लाइक आपकी कोई रिलेटेड पार्टी स्टैंडर्ड है, गोइंग कंसर्न और एक आध कोई ऐसी चीज़ें जो उठा के वो नीचे ले गया है। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग को उसने चेंज कर दिया है और उसने कहा है कि फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। जब आप ऑडिट फाइनलाइज कर रहे हो और रिपोर्ट कर रहे हो तो वो उस पार्ट को उसमें उठा के लेकर चला गया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। गोइंग कंसर्न आपका सी डी में लेके चला गया, पहले डी में लेके चला गया और पहले उसमें था सी में था ऑडिट एविडेंस में था ना। 500 की साइकिल है वो, पूरी 500 की साइकिल है। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने कवर करने ड्यूरिंग द कोर्स। ग्रेड है उसको स्टैंडर्ड वाइज मैंने ब्रेक कर दिया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। तो स्टार्ट का जो टाइम हम लगाएंगे ना वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाएंगे। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, काम है उसको रिफाइन करना, उसको पॉलिश करना और उसको पक्का करना। जो सोचने की सलाहियत है ना, उस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको सारे पता है यार। अब इस चीज़ को मैं इधर आगे जाके कहाँ पे अप्लाई करूँ, तो मंजन मेरे पास पूरा तैयार है, तो मैं उसी सीक्वेंस से लेके आप लोगों को चलाऊँगा और इंशाल्लाह ताला फिर मसला नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं साथ साथ तुम लोगों को ड्राफ्टिंग भी करवाऊँगा, तो उसमें तुम लोगों को काफ़ी हेल्प रहेगी। जब तुम एक ही कॉन्सेप्ट को लिख रहे होगे ना एक केस पे आकर, तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो तुम लोग का रिफाइन होता जाएगा। फिर मैं बताऊंगा यार इस चीज़ में तुम ये चीज़ मिस कर गए हो, अगर तुम ये चीज़ मिस कर जाओगे तो इतने नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। इवन मैं तुम लोग को इतना रेडी कर दूंगा कि तुम लोग 0.5 मार्क्स के लिए भी लड़ना शुरू हो जाओगे कि यार ये कटा भी तो क्यों कटा। जब तुम इतने मार्क्स के लिए तुम प्रिपेयर करोगे ना अपने आप को, तो फिर कोई मसला नहीं है पास करना। सेकेंडली, ऑब्टेनिंग एंड एंगेजमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। इसमें आइजा 220 और कोड ऑफ एथिक्स के कुछ शिकें शामिल हैं। बहुत सारे बच्चों का मसला आता है यार है तो इतनी पतली सी किताब, उसमें भी कुछ पोर्शन है जो आईकैप टेस्ट करता है, उसके अंदर भी हमें लिखने के अंदर मसला आता है। मतलब 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हमें तो आते हैं भाई, फिंगर टिप्स पर हैं, आओ सवाल हम कर देंगे। अगर मैं आपसे अभी पूछूं सवाल रख के तो आप बता दोगे मुझे। मसला क्या आएगा? मसला आएगा लिखने में कि यार मैं लिखूं कैसे, मैं वो बात लिखूं जो उसके दिल में उतर जाए। है गहरी बात, मैं ऐसी बात लिखूं जो उसके दिल में उतर जाए, उसको समझ में आ जाए यार मैं उससे क्या समझाना चाहता हूँ, वो जो चाह रहा है मैं उसको वो बतला सकूँ। तो उसके लिए वो दुआ काम आएगी तुम्हारे, वो दुआ काम आएगी और दुआ के साथ वो मेहनत काम आएगी, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसकी भी अपनी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ अभी बिरयानी बना दो, तो आप बोलोगे यार ये इतना डालो, ये इतना डालो, ये इतना डालो, बिरयानी तैयार। निहारी की रेसिपी है, कौरमे की रेसिपी है, पाए की रेसिपी है, हर चीज़ की अपनी एक रेसिपी है, तो इसकी भी अपनी एक रेसिपी है। तो वो रेसिपी के हिसाब से आप चीज़ें ऐड करते रहो, आपकी डिश जो है ना वो तैयार हो जाएगी बेहतरीन गरम गरम। फिर आप आ जाओ इंटरनल कंट्रोल्स। इसमें आप एलिमेंट्स, लिमिटेशंस, इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस, ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये साथ में हम पढ़ेंगे और अच्छा खासा टाइम हम इंटरनल कंट्रोल्स पे लगाएंगे। बहुत अच्छा मटेरियल इंटरनल कंट्रोल्स पे मैंने तैयार किया हुआ है। उसके अंदर आपके 2 तरीके से कंट्रोल होते हैं, आप लोगों को पता है। एक होता है आपके जनरल कंट्रोल्स, IT जनरल कंट्रोल, IT GCs, और सेकंड होता है आपका IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स अगर आपके पास हैं तो फिर आप जाते हो एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स पे, टेस्टिंग पे। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स आपके सिस्टम बेस्ड टेस्टिंग है, लाइक प्रोसेसेस को आपका वो टेस्ट करता है। GC इज रिलेटेड फॉर ओवरऑल जनरल इन्वायरमेंट। जब हम ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे, जब हम पास पेपर कवर कर लेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ सेशन ऐसा रखवाऊंगा एक प्रोफेशनल बंदे का जो एक्चुअल में ऑडिट फर्म्स के अंदर इन IT कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा है, और वो आपको बताएगा कि यार प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर टेस्टिंग किस तरीके से होती है। एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना यार, मुझे पता है कि यार ऑडिट किस तरीके से हो रहा है, इमर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, सब चीज़ें हैं। वो IT का भी पता है, क्योंकि IT ऑडिट भी मेरे डोमेन में आता है ना। अश्योरेंस तो मुझे ही लेनी है ना यार अकाउंट्स पे, बट जो बंदा एग्जैक्टली वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है वो अपनी जार्गन्स में कुछ चीज़ समझाएगा। हो सकता है वो 100 जार्गन बोले तो 20 तुम्हारे दिल में उतर जाए। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल हो, जवाब हो, तुम भी पास पेपर देख कर आगे हो, यार ये चीज़ इस तरीके से कैसे होगी, तो तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी तरह कोशिश करूँगा वो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं तुम लोग के लिए डेवलप करता रहूँ। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना तुम लोग को भर दूँ ना मैं चीज़ों में कि तुम लोग को फिर मुश्किल नहीं होगी। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ ड्राफ्टिंग बड़ी ज़रूरी है कि यार उसको मैं ट्रांसलेट भी तो करना है ना। अब मैं रॉ मटेरियल देता जाऊँ लेकिन हम उसको ट्रांसलेट ना कर पा रहा हूँ, तो साथ साथ ड्राफ्टिंग इज़ द एरिया वेयर आई विल बी वर्किंग, मेन वर्किंग मेरी वहाँ पर होगी। हाँ,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगला वही है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप आओ तो करंट, नॉन करंट एंड अदर एरियाज़ में भी और भी बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की भी ड्राफ्टिंग की एक टेक्निक है। फिर हर एरिया के अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं। असर्शन वाइज चलेंगे, प्रोसीजर आसान हो जाएंगे। सर ये कह दिया, लिखें कैसे? तो जब हम आएंगे उसको डिस्कस करने के लिए तो मैं आपको ईच एंड एवरी प्रोसीजर विल बी एक्सप्लेन। असर्शन वाइज सोचना किस तरीके से, वो भी ऐसा तैयार हो जाओगे इंशाल्लाह ताला, ड्यू विद रिस्पेक्ट टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। सही है। ऑल्दो कि तुम जितना भी प्रिपेयर कर लो, मैं जितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, देयर आर ऑलवेज इनहेरेंट लिमिटेशन, जिससे जो फेलियर रिस्क है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये गहरी बात है, ऐसा ना। ऑडिट रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन शामिल है। इसी तरह फेलियर रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन शामिल है। फेलियर रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस तरह ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए मैं प्रोसीजर्स बढ़ा देता हूँ ताकि मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो, इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं ड्राफ्टिंग ज़्यादा करूँगा, मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा, ताकि मेरा जो डिटेक्शन रिस्क है वो कम से कम हो, और जो मेरा फेलियर रिस्क है वो भी कम से कम हो। पासिंग रेशियो मेरा बढ़ जाए, इनहेरेंट रिस्क मेरा ओवरऑल कम हो जाए। तो देख, ऑडिट को इससे भी लिंक करा दिया, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़ लो ना, उसको इसी के हिसाब से सोचना। अच्छा जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये एक सेपरेट स्टैंडर्ड। रिलायंस ऑन अदर्स 610 और 620। 600 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ग्रुप ऑडिट नहीं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं है। ये है आपका रिलायंस ऑन अदर्स, मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है। अदर एरियाज में आपका 560 जो कि गोइंग कंसर्न, ये सब्सिक्वेंट इवेंट कन्फर्मेशन, गोइंग कंसर्न और रिटन रिप्रेजेंटेशन, अदर एरियाज के अंदर ही आ गया, ठीक है। इसमें से शायद ये पूरा एरिया ही फाइनलाइजेशन की तरफ चला गया। ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग में आपके 701, 705, 706 और कंपनीज एक्ट, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें। तो हम कंपनीज एक्ट को ये करेंगे कि स्टार्ट में सब चीज़ें कवर कर लेंगे कंपनीज एक्ट की, उसको पढ़ के साइड में कर दें और उसके डेली क्विज के थ्रू करके उसको किनारा कशी उससे इख्तियार कर लें। किनारा कशी मतलब कॉन्सेप्ट सारे साइड में, अब उसको मैं डेली क्विज का आपके पार्ट बना दूंगा। तो क्या होगा, आप बार बार उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे जब मैं पूछता रहूँगा ना, तो आप जाओगे नोट्स निकाल कर, अब यार फिर कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा आज, तो तुम जाओगे उसके प्रोविजन, एक दिन आएगा उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी तुम्हें, तो पता होगा कि यार इसका जवाब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि तुमने इनिशियल डेज में पढ़ लिया और वो बाद में आगे तुम्हें तंग ना करें, ऐसा नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप आओगे तो रिव्यू इंगेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है। अगर आप खूबसूरती देखो ना आयजा की, तो इतने बेहतरीन तरीके से, इतना सिस्टमैटिक, इसलिए मैं कहता हूँ ऑडिट बड़ा आसान है। इतना सिस्टमैटिक तरीके से इस स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट किया गया, मतलब होता है ना कि ऐसा लोग अपने महबूब को देख के बोलते हैं यार अल्लाह ने तुम्हें ना फुर्सत से देख के बनाया। तो इस स्टैंडर्ड को भी जैसे बनाया ना, वो बड़ा फुर्सत से बनाया, इतना खूबसूरत अंदाज से इसको ड्राफ्ट किया ना। आप अगर देखो कि यार 200 की सीरीज़ आती है, तो वो सारी सीरीज़ वो है जो ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, क्लाइंट एक्सेप्ट होने से पहले, ठीक है। जब आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, अब आप आ गए 300 की सीरीज़ में, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क, सारा रिस्क। फिर आप आ जाओ, रिस्क हो गया, अब आप आ जाओ एग्जीक्यूशन में। तो 500 की सीरीज इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, ऑडिट एविडेंस, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, इंटरनल कंट्रोल्स, सारा क्या है? एग्जीक्यूशन है। ये काम है जो मैंने करना है, बीइंग एन ऑडिटर मैंने करना है। इसके अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी शामिल है। 500 के अंदर आखिरी पोर्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट को यूज़ करिए ना, अगर उसका काम मैंने देखना है वो भी तो काम मैं ही देखूंगा ना। अब कोई ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो मेरी फर्म से बाहर बैठे हुए, लेकिन मुझे वो सपोर्ट कर सकते हैं, सही है। लाइक अगर मैं ग्रुप ऑडिट कर रहा हूँ किसी कंपनी का, लाइक मैं नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, तो नेशनल बैंक की सब्सिडरीज हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं, वो सेपरेट कंपनीज हैं, उनके अलग अलग ऑडिटर्स हैं। अब मैं यूके जाके तो ऑडिट नहीं कर सकता, मैं यूएस जाके ऑडिट नहीं कर सकता, मैं बांग्लादेश जाके ऑडिट नहीं कर सकता, मैं टोक्यो जाके ऑडिट नहीं कर सकता, मैं जर्मनी जाके नहीं कर सकता, मैं फ्रांस जाके नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, उनके ऑडिटर्स का काम मैं यूज़ करूँगा। दोज ऑडिटर्स आर डिफरेंट ऑडिटर्स, दूसरी फर्म है, कोई डिलॉयट है, कोई कहीं PwC है, कहीं KPMG है, हज़ारों फर्म्स हैं, उनका काम मैं यूज़ करूँगा। वो आ गया 600। जब भी ऑडिटर किसी और का काम यूज़ करेगा, प्रोफेशनल का काम यूज़ करेगा आउटसाइड इट्स डोमेन ज्यूरिसडिक्शन, तो वो आ गया। अब आ जाओ 610, 620। ये कौन है भाई? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ये कौन? इंटरनल, अपनी फर्म का डिपार्टमेंट है? नहीं भाई, क्लाइंट का ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, उसका मैं काम यूज़ कर रहा हूँ, उसके लोगों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जब मैं किसी को यूज़ कर रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है
उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेना ज़रूरी है। जब तक मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं लूँगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि यार उसके काम को मैं किस तरीके से यूज़ करूँ। तो वो यहाँ पर आ गया। फिर अब मुझे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक ग्रेचुटी का एक्सपेंस है, एक्चुअल वैल्यूएशन होती है, बिल्डिंग की वैल्यूएशन है, वैल्यूअर अपॉइंट होता है, स्टेट बैंक के पैनल पर है। क्लाइंट के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्सपर्टीज़ तो वही है ना, अदर देन अकाउंटिंग क्लाइंट के पास नहीं है। अगर एक्सपर्टीज़ वो तो वो किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा और उससे काम करवाएगा। तो ऑडिटर के पास एक्सपर्टीज़ कहाँ से है? अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कहीं भी चीज़ है तो मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मटीरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो मैं अपना भी एक्सपर्ट ऑनबोर्ड करूँगा। इसका मतलब बाहर वाली पार्टी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ भी बाहर वाली पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ौरन से दौड़ के आ जाऊँगा 600 की सीरीज़ के अंदर। कितनी खूबसूरत बात है। सारा काम कर लिया, अब आ जाओ 700 में। 700 इज़ ऑल अबाउट रिपोर्टिंग भाई। 700 ये रही भाई ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। 701 ये ऑडिट मैटर, 705 क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ओपिनियन, 706 एम्फेसिस अदर मैटर। ठीक है, उसके बाद में आ जाऊँ ISRE 2600, तो ये तो अलग ही दुनिया है। लिमिटेड एश्योरेंस, ये सारी क्या थी? रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये खूबसूरती है स्टैंडर्ड की। तो अगर हम ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड को हम इस तरीके से देखें ना यार, ऑब्जेक्टिव स्कोप, तो तुम्हें शायरी लगेगी, तुम बोलो आहा यार वापस। कोशिश करेंगे इसी सीक्वेंस में चलें, लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में हो सकता है मैं तुम्हें करा दूं, लाइक 610 है, 620 आइसोलेशन में चलता है, तो मैं तुम्हें पहले करा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से कोशिश करेंगे कि इसी सीक्वेंस से चले ताकि समझ में आए चीज़ें। जिस खूबसूरती से स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट किया उसी खूबसूरती से चलेंगे। फिर हो सकता है बीच में जब चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएँ, कॉन्सेप्ट वगैरह हमारे पूरे हो जाएँ, तो मैं तुम लोग को बोलूँगा यार आ जाओ 705 पढ़ते हैं आज। 705 इस क्वालिफिकेशन। 705 पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम सब्सटेंटिव पढ़ लेंगे, जब हम 560 पढ़ लेंगे, 570 पढ़ लेंगे, तो तुम लोगों को साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन की ड्राफ्टिंग बता दूंगा। तो वो तुम्हारा चैप्टर साथ साथ क्लोज होता जाएगा, तुम वो पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा रेडी हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस में डेली क्विज में टेस्ट कर सकूँगा तुम लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा भाई, थोड़ा सा एक देख लें, आप लोग पहले इससे पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ भाई। न्यू एजुकेशन स्कीम और पुरानी एजुकेशन स्कीम जो आ रही है स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो अभी जो है ना वो ऑडिट एंड एश्योरेंस है इसका नाम, अभी नाम तब्दील नहीं हुआ, लेकिन नई एजुकेशन स्कीम जो आ रही है उसके अंदर ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल एक नाम डाल दिया है। उसको समझ में नहीं आ रहा था तो उसने एसेंशियल्स डाल दिया, क्योंकि ज़रूरी है। जो ज़रूरी चीज़ें वो आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने देख लिया कि क्या है। उसमें एक चीज़ है जो ऐड की है, वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ क्या ऐड किया है। C56 की अगर मैं बात करूँ तो अभी है वो ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, अब हो जाएगा वो ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा। तो उसके लिए एक डेटा का कोर्स वगैरह वो आप लोगों को करना पड़ेगा C56 के लिए, डेटा एनालिटिक्स का। नहीं, उसके बगैर नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो आपको आप बच्चे वैसे भी कर होते हैं, हैंड्स ऑन कोर्सेज है, बट इसके लिए मैंडेटरी हो गया। अच्छा जी, अब मैं अगर पहले ग्रेड की बात करूं तो ये उसके ज़रा क्विकली तुम लोग स्किम कर लेना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा और ये सिलेबस मौजूद भी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, थोड़ा क्या बिल्कुल ही नहीं करूंगा। आगे इसको मैं बढ़ूंगा, क्विकली स्किप करूंगा, ये स्लाइड्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। तो ये जो एरिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये चीज़ ऐड हो गई है, न्यू स्कीम है, तुम लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट। S1 S2 के स्टैंडर्ड्स आ गए, एप्लीकेबल हो गए, तो अब वो एश्योरेंस भी उस पर ऑडिटर को देनी पड़ेगी। तो ये एक ऑडिटर की एक और दुकान चमक गई है। ठीक है, ये एक और स्कोप ऐड हो गया है। फिर आप आगे आ जाएं तो ये इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में नहीं है, मटीरियलिटी में नहीं है, फ्रॉड एरर में नहीं है, ऑडिट एविडेंस इज सेम, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज सेम, एनालिटिकल प्रोसीजर सेम, सैम्पलिंग सेम, सब्सटेंटिव सेम, इंटरनल कंट्रोल सेम, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक सेम, वर्क ऑफ अदर सेम, रिलेटेड पार्टी सेम। अब ये जो है ना 2 से तीसरी ग्रेड में ट्रांसफर हो गया सब्सिक्वेंट इवेंट। फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग हो गया इसका, कंक्लूजन रिपोर्टिंग से रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करो तो उस डेट तक आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए होता है मैनेजमेंट से। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट इनकॉर्पोरेट हो गए, मेन मुद्दा उसके अंदर ये होता है। बाकी तो एस्टीमेट, जजमेंट, सारी रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है, इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे उसको किस तरीके से कवर करते हैं। गोइंग कंसर्न फाइनलाइजेशन तक, क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर देख रहा होता है कि भाई 12 महीने अगले चल जाएगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि यूज़र तो देखेगा ना, आज है 1 मई, आज की डेट पे मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूं तो यूज़र ये समझ रहा है भाई 12 मई 2025 से लेके, ऑडिटर ये समझ रहा है 1 मई 2026 तक ये कंपनी चल रही होगी। फोरसीएबल फ्यूचर को एक्सप्लेन किया स्टैंडर्ड ने, एटलीस्ट 12 मंथ पीरियड। यूज़र तो ये समझेगा, ऑडिटर ने वहाँ तक की एश्योरेंस लेनी है
कि यार कंपनी चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। इसलिए फाइनलाइजेशन का पार्ट है जो प्रैक्टिकली बनता भी है। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये भी ग्रेड 3 का पार्ट है कि भाई जितनी मिसस्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, वेदर करेक्टेड और अनकरेक्टेड, करेक्टेड हो गई हैं तो ठीक है, अनकरेक्टेड है तो वो तुम्हारी मटेरियलिटी लेवल से ऊपर तो नहीं जा रहा है। अगर मटेरियलिटी लेवल से ऊपर जा रहा है तो ओपिनियन पे मसला आ सकता है, ओपिनियन निकाल लो, वापस से देख लो। अगर मटेरियलिटी क्रॉस नहीं कर रही है तो हो सकता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्रॉस कर रही हो। स्टैंडर्ड कहते हैं यार नज़र वो भी देख लो। और रिस्क है कि और मिसस्टेटमेंट तुमने आइडेंटिफाई नहीं की हो तो एक काम करो, इस पर भी रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट से ले लो। असल में काम किसका है? ये तो मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर के सर पे तो कोई रिस्क है ही नहीं ना, जो है वो भी मैनेजमेंट से लिखवाएगा, जो नहीं है वो भी लिखवाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर देख के तुम्हें हंसी आएगी, तुम बोलोगे यार ऑडिटर ने कोई काम किया भी है, क्योंकि रिस्क है यार। मैनेजमेंट 12 महीने बैठी है, ऑडिटर सिर्फ 1.5 महीने आगे ऑडिट कर रहा है, मैं कैसे देख लूँ? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो मैनेजमेंट से लिखवा लेता हूँ, भाई जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं, तुम एक्सेप्ट करो। इंगेजमेंट लेटर में भी लिखवा लेता हूँ मैं, भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम एक्सेप्ट करो। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी मैं लिखवा लेता हूँ, भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, यूजर को भी मैंने बता दिया है। दिस इज रिड्यूसिंग द एक्सपेक्टेशन गैप। एनरॉन का स्कैंडल है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों को पता है एनरॉन का स्कैंडल? नहीं पता? एनरॉन का स्कैंडल एक अकाउंटिंग, हर्षद मेहता वाली वो देखी है स्टोरी किसी ने, स्कैम 1992 देखी है? वो भी देखना, ठीक है। वो इंडिया का स्कैंडल है, रियल लाइफ स्टोरी है, बड़ी ज़बरदस्त। कि जो आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री लाइक स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर जो रेगुलेशंस के गैप होते थे उसमें किस तरीके से लोग यूटिलाइज करते थे उस गैप को आर्बिट्राज गेन बनाने के लिए। यार क्लाइंट से पैसा पकड़ लिया, 1 हफ्ते बाद सेटलमेंट हो रही है, 2 हफ्ते बाद सेटलमेंट हो रही है, और क्लाइंट के पैसे को अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया, प्रॉफिट बनाया और क्लाइंट को पैसा वापस कर दिया। अब उसके अंदर आपको लॉसेस भी होते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो देखना, रियल लाइफ है। एक मूवी भी है उस पर, अभिषेक बच्चन की है, वो मत देखना, ठीक है। सीरीज़ देखना उस पर, हर्षद मेहता वाली, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप होगी इसमें कि यार ये रेगुलेशंस को भी खेला जाता है, उसके थ्रू भी जो है ना वो कमाइयाँ चलती हैं। हाँ, ये देखो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है सर। सवाल क्या, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं रिपीट कर दूं ज़रा, सवाल बड़ा अच्छा आया, ज़बरदस्त सवाल है। और ये सवाल ये है कि सर आपने कह दिया कि सारी की सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, तो फिर ऑडिटर के ऊपर इस तरीके की एलिगेशंस क्यों लगती हैं? मैं फर्म का नाम नहीं लूँगा जिस तरह आपने बताया, तो हो सकता है ऑनलाइन वालों को नहीं गई हो आवाज़, अल्लाह करे। तो बहुत सारी न्यूज़ आप देखते हो कि यार फलानी फर्म पे पेनल्टी लगा दी, SECB ने पकड़ लिया, बाहर भी आप देख रहे हो, सऊदी में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में काफ़ी हो रहा है, ये यूरोपियन साइड पे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं फर्म्स के ऊपर। क्यों हो रहा है ये? आपने तो कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर में सारी चीज़ें मैनेजमेंट के पास कवर्ड है। आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये लिखते हो कि मैंने ऑडिट किया है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आप कहते हो ना खुद, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया है। अब ये किताब पढ़ी हुई है, टैक्स की किताब है, समझो ये स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने इसके हिसाब से ऑडिट किया। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे ये प्रूफ कर देना कि यार मैंने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, अब मसला किसके ऊपर है? जिम्मेदारी मेरी है। अभी भी चीज़ें चल रही हैं और रेगुलेटर्स वगैरह इस चीज़ को देखते हैं काफ़ी। तो अगर मुझे कोई किताब बचा सकती ना वो ये है, जिस तरह इंसान को जो है ना वो बचा सकते कुरान और हदीस की किताबें कि यार वो तुमने फॉलो करना है, अगर वो तुमने फॉलो कर लिया ना तो जन्नत पक्की है, जन्नत की हूरें भी पक्की हैं, ठीक है। तो वो सब सारे मज़े जो कि एक जन्नती को मिलते हैं तो वो तुम्हें कन्फर्म जन्नती है, तो तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेंगी अगर तुमने इस किताब को फॉलो किया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड पे भी आ जाओ, अगर तुमने इस किताब को फॉलो किया है ना, तुमने ये प्रूफ कर दिया कि मैंने जो ऑडिट किया वो स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है, इससे डेविएशन नहीं की मैंने, तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता अगर तुम प्रूफ कर दो उसको। तो जहाँ पे पेनल्टीज़ लग रही हैं वहाँ पे ये कैसे कि ऑडिटर प्रूफ नहीं कर सका कि मैंने इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, या जो भी स्टैंडर्ड फलानी जुरिस्डिक्शन में एप्लीकेबल था उसके हिसाब से किया। अगर तुमने काम इसके हिसाब से किया तो कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल फॉलो करती हैं, बिल्कुल फॉलो करती हैं। अभी रिकॉर्डेड चल रहा मैं, हाँ बिल्कुल फॉलो करती हैं, फॉलो करती हैं भाई, करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। वरना ऑडिट कैसे करें यार? ऑडिट का देखो बड़ा रेप्यूटेबल प्रोफेशन है, मतलब ट्रस्ट वाला एक है ना कि यार यूज़र बैठा हुआ है, लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स हैं, तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट देख के यूज़र डिसाइड कर रहा है कि यार इस कंपनी के शेयर्स में फर्दर खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। स्टॉक वाले बैठे हुए कि यार अगर क्वालिफिकेशन लग गई इसकी रिपोर्ट पे गोइंग कंसर्न तो मैं इसको डिफॉल्टर सेक्शन में डाल दूंगा। बहुत बड़ी बात होती है ये, ऑडिटर की रिपोर्ट पे कोई कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट में चली जाए
ऑडिटर की रिपोर्ट को देखते हुए कोई बैंक लोन देने से मना कर दे, ऑडिटर की रिपोर्ट देखते हुए कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाए, तो बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। है वो मार्वल का एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना, तो स्पाइडरमैन का। तो जब तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो जाहिर सी बात है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करोगे ना। इतनी बड़ी ताकत तुम्हें दे दी है एक। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बातें चलती रहेंगी, इंगेजमेंट, ये सब चीज़ें। अच्छा, फिर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस पे भी चीज़ें आगे ऐड हो गई हैं तुम्हारे पास। इंटरेस्टिंग चीज़ अब शुरू हो गई है, ठीक है। 4 अटैम्प्ट लग गई हैं, 5। अब कोई इसमें ना अपनी अटैम्प्ट देख रहा होगा, सर आप अपना प्लानर अभी बताएंगे कि ये 3 मंथ्स आप कैसे चल रहे हैं? जी मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, इस अटैम्प्ट में तो न्यू स्कीम नहीं आ रही ना, प्लीज़ क्लियर कर दिया था भाई। स्टूडेंट डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड द आंसर दे रोड वॉज इनकरेक्टली ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन लूजिंग प्रेशियस टाइम। ठीक है, चलें जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल मैं समझ गया यार, आपने ये वाला मैसेज दूसरी बार लिखा जैन, तो मैं बिल्कुल ये चीज़ समझ चुका हूँ। ठीक है, ओके जी। ऑटम 2019 में अगर देखूँ ना मैं रिजल्ट, तो 25% रिजल्ट था, 25% रिजल्ट था। स्प्रिंग 2020 में आओ 41%, ऑटम 2020 में 27%, 41%, इट वेंट टू 41% एंड देन 35%। ये फ्लक्चुएशन हो रही है, ऐसा लग रहा है स्टॉक में ना ट्रेडिंग हो रही है, यूं 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 यूं, 1 सेकेंड अप नेक्स्ट सेकेंड डाउन। स्प्रिंग 2023 33, 33, 34, फिर 36, फिर 37 और ये 38। अच्छा, ये सारा मटेरियल ना मैंने बनाया है कोई अब से 2-2.5 हफ्ते पहले, और 38% मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन थी कि रिज़ल्ट जो है ना वो इसी के आसपास आएगा, थोड़ा सा बेहतर है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 40% आएगा, लेकिन अंदर का एक कीड़ा ना कि यार जहाँ पे खाली रोड मिलती है ना एक्सीडेंट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो ये पेपर है खाली रोड, और जब बच्चा इस खाली रोड को देखेगा ना तो वो गाड़ी दौड़ाएगा कि यार आपका भाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और जहाँ पर ये चीज़ पैदा हो जाए ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ना वहाँ पर इंसान मर जाता है। कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस होना इट किल्स यू। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो भाई 38% रिजल्ट आया है इस अटैम्प्ट का। कमेंट्स की बात कर लें तो ऑटम 2019 में बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व और 25% रिजल्ट था। इसका मतलब पिछली अटैम्प्ट में अगर देखो तो कोई 18-19% रिजल्ट था इसका। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस सेशन हाउएवर रिजल्ट वाज स्टिल नॉट अप टू द मार्क। अब सारे बच्चों ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखना। अब यहाँ से जो असल मंजन है ना वो शुरू हो रहा है, थोड़ा सा अगर टाइम ऊपर नीचे होता है तो मैनेज करते हैं। हाउएवर द रिजल्ट वाज नॉट अप टू द मार्क। मेन रीज़न फॉर फेलियर वाज below average performance seemed to be inability of examinees to implement theoretical knowledge to scenario based questions. Examinees are advised to practice the application of concept by attempting scenario based question. वही बात है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना, क्योंकि आपकी थ्योरी के साथ जब स्किल्स ऐड हो जाती है ना तो वो बन जाता है प्रोफेशनल जजमेंट। और जहाँ पर आपकी नॉलेज रह जाए ना और स्किल्स नहीं हो, ऑडिट नहीं होता। इन दोनों चीज़ों का मिलना बड़ा ज़रूरी है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा जी, तो एग्जामिनीज डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता है, तुम्हें ये भी पता है ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। सर क्लास में सारी मेहनत करवा दी आपने, हमें पता है क्वेश्चन किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। आप खुद तो चेक करते थे सर, आप खुद तो चेक करते थे हमारी ड्राफ्टिंग। आपने तो बोला था यार चीते हो गए हो तुम लोग, कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग है, इतना खूबसूरत तो कोई नहीं लिखता। ठीक है, गालिब के शेर भी इतने खूबसूरत नहीं थे जितनी अच्छी तुम्हारी ड्राफ्टिंग है। तुम स्टैंडर्ड से बेहतर लिखते हो, फिर क्या हो गया, फेल क्यों हो गया? नीचे देख लो ना भाई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्यों सही से तुमने रीड नहीं किया। जब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही से रीड नहीं किया तो जो तुमने आंसर लिखा वो आंसर गलत था। ये भी तो हो सकता है। तो हमें इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है कि भाई रिक्वायरमेंट को हम समझें, मार्किंग स्कीम को हम सामने रखें और उसके बाद हम आंसर को अपने ड्राफ्ट करें। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स इसमें 2 थे, एक इनएबिलिटीज ऑफ एग्जामिनीज टू इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज और एग्जामिनीज डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इस चीज़ को ज़रा दिमाग में बिठा लेना डे 1 से। और ये चीज़ जब तुम लोग भी आंसर लिख रहे होगे ना तो ये चीज़ मैं बार बार तुम लोगों को पॉइंट आउट करता रहूँगा कि यार पहली क्लास में मैंने तुम लोगों को गला फाड़ फाड़ के इतना बताया और अभी भी तुम लोग वही भंड मारो, और मारोगे तुम लोग। और अच्छा है कि क्लास में मारो, अच्छा है कि क्लास में भंड मारो, वहाँ पर नहीं मारना। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस वॉज ऑब्जर्व, 41% रिजल्ट था यार, बट कॉमनली ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज परफॉर्म द क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड रोट लर्निंग। यार पिछली बार तो बताया है कि तुम लोग की जो नॉलेज है तुम लोग उसको अप्लाई सही से नहीं कर रहे हो, तो रोड लर्निंग पे तुम लोग मार्क्स ले गए, उसमें अच्छे थे।
और जहाँ पर उसको अप्लाई करना था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वहाँ पे तुम लोग फिर से मार खा गए। अब ये बच्चा पढ़ के गया होगा यार ऑटम 2019 के कमेंट्स, और फिर यही भंड मारा उसने, कितनी बदकिस्मती है उसकी। अगले अटैम्प्ट में आओ, ऑटम 2020 27% रिजल्ट, फिर गिर गया यार। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ये था। की एस्पेक्ट्स के बारे में अगर बात करूँ, डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो कि तुम लोग को एक चीज़ का मना किया जा रहा है बार बार, और तुम लोग वही हरकत कर रहे हो, और यही हरकत तुम लोग से हो रही होगी। नहीं हो रही तो कुछ और कर रहे होगे, वो भी आगे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ के जा रहे हैं ना कमेंट्स, बच्चे पास भी हो रहे हैं। फिर 27% रिजल्ट क्यों था? वो तो सारे पढ़ के गए थे। आगे आ जाओ। और की एस्पेक्ट्स मिस थे। जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को केयरफुली रीड नहीं करोगे तो आप जाहिर सी बात है कि उसके जवाब को पूरी तरीके से नहीं देते। एग्जाम में ना मार्किंग स्कीम होती है। देखिए मार्किंग, कितने बच्चों ने मार्किंग स्कीम देखी भाई, ऑनलाइन वाले फिजिकल वाले दोनों, ठीक है। ये देखो कितनी अटेम्प्ट्स लगाया, मार्किंग स्कीम नहीं देखी। मार्किंग स्कीम देखो, उसमें ये पता चलेगा तुम्हें कि यार अगर 8 सब्सटेंटिव प्रोसीजर मांगे ना उसने, तो हर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के कितने मार्क्स रखे हैं। अभी तो स्ट्रेट था ना, 8 सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसने लास्ट अटैम्प्ट में पूछे थे, 8 नंबर रखे थे, पता लग गया मुझे। अब रिस्क का सवाल था उसके अंदर, एक 10 मार्क का सवाल था उसके अंदर। उसने बोला आइडेंटिफाई द रिस्क एंड डिस्क्राइब, उसको इवेल्युएट भी करो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए 0.5 मार्क्स उसने रखे हों, और उसने रखे हों 1.5 नंबर जो है उसके रखे हैं उसने, एक्सप्लेनेशन के रखे हैं। तो टोटल कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने थे? 5। तो हो सकता है मैं 4 रिस्क क्लिक कराया हूँ, मुझे 4 ही समझ में आ रहे थे। 4 के लिए 10 मार्क्स काफ़ी हैं। आपने कैसे समझा? एग्जामिनर तो ये कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है। वो कहता है कि यार ये लिखा है ये नंबर दूँ, ये लिखा है ये नंबर दूँ, ये लिखा है ये नंबर दूँ। 0.5 मार्क्स पे भी मैटर करता है, वो इन नंबर्स को भी देखता है। तो जब मुझे ये पता लग गया ना कि वो इस तरीके से चेक कर रहा है, तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट उसके हिसाब से रेडी करनी है, उसके हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल तैयार करना है, ठीक है। अच्छा जी, स्प्रिंग 2021 आ जाते हैं वापस से। अच्छा जी, ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज कमेंट्स राइटिंग आंसर विदाउट फुली कॉम्प्रिहेंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब फिर से वही बात कर रहा है। एग्जामिनीज फेल टू डिस्कस द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट अपॉइंटमेंट। तो चलो वो कुछ उसका जो एरिया था वो रह गया। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनी डिड नॉट डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट। भाई कोड ऑफ एथिक्स के अंदर वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। पार्ट बी, सेफगार्ड्स अप्लाई कर दो। अब आपने आइडेंटिफाई तो कर दी है, सेफगार्ड्स भी अप्लाई कर दी, उसकी इवैल्यूएशन को आपने, या सिग्निफिकेंस को किस तरीके से सिग्निफिकेंस है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपने रिक्वायरमेंट मिस कर दी, आपको समझ में नहीं आया। दूसरा, रिक्वायरमेंट आपने देख भी ली लेकिन समझ में नहीं आया लिखना कैसे है। तीसरी बात, जो लिखा उसकी समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। ये भी हो सकता है ना, तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगले अटैम्प्ट में आ जाओ। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज वॉज 33%। इट वॉज कॉमनली ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट केयरफुली रिक्वायरमेंट। आप समझ रहे हो, मतलब इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी इवन कि जब मैं ये स्लाइड्स बना रहा था मैं देख रहा था कि यार ये अटैम्प्ट सही तो लिखी है ना, फिर मैं जाके चेक करता था नीचे उसको, नहीं यार नीचे चेंज है। तो ये जनरल कमेंट है, आप जाके पूरी की पूरी कमेंट्स उठाओ और देखो एग्जामिनर के, एक ही बात तो बार बार कर रहा है। फिर मसला कहाँ पर आ रहा है? हमें पता लग रहा है कि यार मेजॉरिटी बच्चे कहाँ पर मसला कर रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे, ड्राफ्टिंग भी एक इशू है, ये नहीं है ड्राफ्टिंग इशू, वही तो सिग्निफिकेंट इशू है कि आप ये सब चीज़ें ओवरकम भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके लिखने में मसले मसाइल आ रहे हैं। अब आ जाओ, रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। फिर से 5वीं अटैम्प्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव बेसिस पे यही चीज़ चलती आ रही है। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज अब देख लो 33% था। मेन रीज़न क्या थे? सिलेक्टिव स्टडीज़। मतलब एक तो सिलेबस ICAP ने आपके सामने रख दिया, उसके ऊपर हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हम 1 महीना पहले बोलते हैं कि यार हमारे 25 लेक्चर रह गए, हमारे 30 लेक्चर रह गए, और बाकायदा जो है ना वो ग्रुप्स में मैसेजेस चल रहे होते हैं कि फ़लाने टीचर के लेक्चर्स कितने हैं टोटल। उसके हिसाब से फिर आप दिन डिसाइड कर रहे होते हो, इस दिन में ये देखूँ, इस दिन में ये देखूँ, इस दिन में ये। लेक्चर्स देखना इज़ नॉट सफिशेंट, आपको साथ में प्रैक्टिस भी चलानी है और उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको बाद में वापस आने का मौका नहीं मिलता। जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है, ठीक है, पहली इनिंग में बैटिंग करती है, 130 स्कोर बनाती है, 150 स्कोर बनाती है, वो पिच बड़ी मुश्किल है यार, पिच बड़ी मुश्किल है। दूसरी टीम आती है, बैटिंग करती है, पता लगा 200 की पिच होती है, और जिस दिन हम 200 बना लें हम बड़े खुश होते हैं, यार आज तो 200 बना लिया। दूसरी टीम बैटिंग करती है, पता चलता है 280 की पिच है, और जिस दिन हमारे साइम अयूब और हारिस वगैरह चल गए ऊपर से, उन्होंने 280 बना दी है, उस दिन तो नाच चल रहा होता है, यार आज मज़ा आ गया।
दूसरी टीम आती है, यार ये तो 350 की पिच थी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। तो सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करना। एंड में ये होता है कुरानदाजी चल रही होती है भाई कि यार मेजर पोर्शन कहाँ से आता है भाई, सब्सटेंटिव कर लूँ हो जाएगा। अरे यार तू ये बता, लास्ट अटैम्प में उसने ये पूछ लिया, इस अटैम्प में हो सकता है ये पूछ लिया, ये कर लूँ मैं, निकल जाएगा भाई। वो आई कैप है, प्रोफेशनल एग्जाम में कोई बीकॉम का नहीं है, कोई थ्योरम्स नहीं चल रहे तुम्हारे, मैट्रिक एग्जाम नहीं है कि एक अटैम्प में उसने ये पूछा, दूसरे अटैम्प में ये पूछा, तीसरे अटैम्प में ये पूछ लेगा। 5 ईयर चलती थी ना, एक अटैम्प में ये ऐसे आ रहा है इस टॉपिक पे, एक पे यार फेवरेट पर्सनैलिटी चल रहा है, और एक पे चल रहा है माई फादर, एक पे चल रहा है माई फादर, एक पे चल रहा है माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो एक ही वर्डिंग याद की, माई बेस्ट फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया माई फादर से। तो रट्टे में तो ये होता है, ठीक है, माई फादर इज ऑफन कम्स टू माई होम, तो वाली कहानी हो जाती है। डंकी में भी एक सीन है ना, डंकी देखिए आप लोगों ने, डंकी देखिए उसमें भी एक है ना रोड लर्निंग वाला सीन है, वो अंग्रेजी सीख रहे होते हैं सारे के, यार वीज़ा लग जाए किसी तरीके से। तो वो एम्बेसी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, भाई इंग्लिश सबकी माठी होती है। क्या कहता है शाहरुख खान, वो चीता होता है, कहता है यार मैंने एक पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दिया है। अब कोई भी अगर चीज़ हो ना, तो बस ये है कि आपने ताजमहल को रिप्लेस करना है, और जिस जगह की वो बात कर रहा है तो वो जगह उसके अंदर डाल देनी है। अब जब वो ताजमहल आगरा के बारे में कोई चीज़ पूछता है, टीचर आता है उसको जो समझा रहा होता है चीज़ें, वो था कि सर हमने ये फॉर्मूला तैयार कर दिया है, मैकेनिक्स तैयार कर दी है, जो भी आप पूछोगे इसको रिप्लेस करो, वो डाल दो तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो कभी उसमें लंदन ब्रिज डाल देता है, कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डाल देता है, तो वो आप ताजमहल आगरा को रिप्लेस करो तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका रेडी है। तो कहता है यू वांट टू अंडरस्टैंड माय नॉलेज अबाउट ताजमहल आगरा, बट माय नॉलेज इज़ अबाउट इंग्लिश, और बहुत ज़्यादा मैंने इस पर सीखा हुआ है, आपसे रिप्लेस करो, बात चल जाएगी उस पर। अब जब आगे आओ आप, एम्बेसी में होगा इंटरव्यू लेने के लिए, सामने वो बंदा बैठा हुआ है, उसने बोला कि फैमिली के बारे में बताओ। ठीक, अब वो परेशान हो गए कि यार जवाब क्या दें हम। तो वो बोलता है यू वांट टू टेस्ट माय नॉलेज अबाउट माय फैमिली, माय फादर मदर डाइड, माय ग्रैंडफादर डाइड, सब डेड 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 डेड। तो वो देख रहा होता है कि यार क्या। तो फिर दूसरी जाति उसके बारे में बताती है कि यार आप अपनी स्किल्स के बारे में बताओ, तो वो फिर शुरू हो जाता है। तो वो बड़ी एक फ़नी चीज़ है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी, और मैं ग्रुप में ज़रा शेयर करूँगा। रोड लर्निंग के जो नुकसान आते हैं ना, ये क्या होता है, वो रोड लर्निंग के नुकसान आता है। आपको मैकेनिक्स मिल जाएगी, लेकिन मैकेनिक्स को यूज़ कैसे करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। सारी जो मैकेनिक्स है वो एक सिचुएशन में जाके नहीं बैठेगी, हर चीज़ को आपको मोल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग चलेगा तो काम होगा। ठीक है, अच्छा जी, ऑटम 2022 में आ जाओ, तो रिजल्ट था 34%। फिर क्या कह रहा है, द एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिर से वही बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2023 में आ जाओ, सिलेक्टिव स्टडीज़, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में फिर मसले मसाइल, फिर डो नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यार ये 2023 में आ गए, 19 से चले थे हम, अभी यही मसला चल रहा है। ऑटम 2023 में आ जाओ, क्या है भाई, फिर से पढ़ूं क्या मैं, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है भाई, वही भंड वापस है। और ये मेजॉरिटी बच्चे मार रहे हैं भंड, मेजॉरिटी बच्चे। फिर आ जाओ 2024, ये हाथ जोड़ लिया एग्जामिनर ने, ऑल एग्जामिनी, अब इस बार उसने लिख के दे दिया, ऑल एग्जामिनीज आर अगेन एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन बिफोर राइटिंग देयर आंसर। कि भाई अब मैं इतनी मैंने बकवास कर ली है पिछले अटेम्प्ट से, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भैया आप सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। कितनी बार मैं करूँ, बस पिक्चर लगाना बाकी थी, मैंने पिक्चर अभी बाकी थी तो मैंने पिक्चर भी डाल दी है। तो ये उसके जो है ना वो तासुरात होंगे पीछे, और कई तासुरात ये मेरे भी थे। अब तो समझ जाओ चाह क्या रहे हो। वो लाइन उसे लिख के दे दी है कि भाई अब समझ जाओ, पिछले टाइम में कहीं नहीं लिख के दी उसने, वो भी थक चुका है, अब हो सकता है वो उर्दू में लिख के दे दे, तो वो मोहतरम ये लिख के दे। ठीक, समझ गए हो ना। आ जाओ ऑटम 2024, अब नई चीज़ आ गई। जब उसने वो रिक्वेस्ट की ना, तो बच्चों ने फिर थोड़ा उसको सीरियस लेना शुरू किया। बच्चे ने बोला अब ये भंड नहीं आएगा। अब भंड क्या आया, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। अब बच्चों ने बोला कि अब कोई नई चीज़ लेकर आएंगे, वो कामयाब हो गए। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, वापस से वो इशू आ गया। ठीक है भाई, फिर नीचे एग्जामिनीज आर देयरफॉर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू फुली अंडरस्टैंड द कोर इशूज बीइंग टेस्टेड। मसले को आप समझते नहीं हो, रिक्वायरमेंट आपने देख लिया और शुरू हो जाते हो आप
कोर इश्यूज़ को समझो कि क्या है, ठीक है, एंड टेलर द रिस्पॉन्सेस। अब किसी ने बोला कि यार आप रोज़ आते हो ना, आप आओगे इधर इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह क्लास लेने के लिए रेगुलर बेसिस पे, तो एक माइंड बना होता है कि यार इस टाइम पे मैं निकलूँगा और इंस्टीट्यूट पहुँच जाऊँगा, क्लास ले लूँगा। अब उस दिन हो सकता है वो मुहर्रम के डेज चल रहे हो, कोई प्रोटेस्ट हो, वही पैटर्न हर वक्त नहीं चलेगा। आपको सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा कि यार ये रूट खुला है कि नहीं खुला, वो रूट खुला है कि नहीं खुला। इंटरनेट के मसले तो नहीं है घर पे जो लोग बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये वाली जो क्लास है ना, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। आपका माइंड बनाना कि यार आप घर जाके सोचने में मजबूर हो जाओ आज कि यार मुझे क्या करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, यार क्या करना पड़ेगा मुझे और मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैं चेहरे पे देख रहा हूँ कि आ गई है कि यार हाँ मसले चल रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है और अब करना क्या है। कॉमन मिस्टेक है रूट लर्निंग, इम्पैक्ट क्या है, अनएबल टू हैंडल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड अप्लाई नॉलेज ऑन स्पेसिफिक सिनेरियोज। करना क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और ड्राफ्टिंग आंसर्स एंड गेटिंग चेक्ड। misreading requirement of the question, impact क्या, missing out key aspects of the answer, examiner might have asked 2 areas, you answered only 1. What to do, carefully reading and understanding the requirement of the question, refer marking scheme while practicing। उसको साथ में रखना है, स्पेशली जब आप पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने लिख लिया, उसके बाद आप एग्जाम में कमेंट भी देखो, सजेस्टेड आंसर भी देखो, मार्किंग स्कीम भी देखो। सिलेक्टिव स्टडी, ये एक और कीड़ा है। लूजिंग प्रेशियस मार्क्स एंड एग्जाम्स, 110% कवरेज करनी है कोर्स की, जो नहीं है वो भी आउटसाइड द बुक। वो क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ। ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यार मुझे पता ही ये इशू है, यार ये मुझे पता ही ये इशू है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। राइटिंग इज द ओनली कम्युनिकेशन विद द एग्जामिनर, अनएबल टू कम्युनिकेट। सब चीज़ें कर ली आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस, परफॉर्म डेली क्विजेस, रिमेन एक्टिव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ये बड़ा ज़रूरी है। फलाने बच्चे ने कोई सवाल पूछा तो सारे बच्चे चुप खामोश होकर बैठे हुए सिर्फ कि अब देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं। भाई सर ने जो जवाब देना है वो देना है, बी ओपन अबाउट इट यार। तुम्हारे दिमाग में जो है तुम जवाब दे दो, उससे होगा क्या, उससे होगा ये, एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। एम्बैरेसमेंट तो वो है बेटा कि जब रिजल्ट आ जाते हैं और आप फिर बोलते हो कि यार अब तो छठी अटेम्प्ट लग गई है। एम्बैरेसमेंट वो है, आप खुद जवाब दे दोगे ग्रुप के अंदर तो ये होगा कि यार अगर गलत भी हुआ ना तो करेक्ट तो कर दूंगा ना मैं आगे, हो सकता है कोई और स्टूडेंट करेक्ट कर दे। एट दी एंड जवाब तो मैंने दे देना है, उससे क्या होगा, तुम्हारी भी करेक्शन हो जाएगी साथ साथ। सोचो ये कि वो जवाब अगर तुम एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं और वो एग्जामिनर देता तो मार्क्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पर तो कोई लॉस है ही नहीं ना, तो दे दो भाई जवाब, खुले होकर जवाब दो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, सर ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे आपको रीच आउट करेंगे, आप हमारी ड्राफ्टिंग चेक करेंगे। बेटा ड्राफ्टिंग जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आप आंसर भेजोगे और मैं वहीं पे आपको ड्राफ्टिंग चेक कर रहा हूँ। जो फिजिकली बच्चे बैठे होंगे वो भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लेकिन फिजिकली मैं यहाँ भी उनको करेक्ट करता रहूँगा, ठीक है, सही है भाई। अच्छा जी, अब सर देखो जितने भी सवाल यहाँ पर आ रहे थे ना, मैं मेजॉरिटी चीज़ों का मैंने जवाब नहीं दिया। रीज़न मीन कि मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी अपनी स्लाइड्स के अंदर, तो मुझे पता है कि आप लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं। इस सेशन से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन में करेंगे। नंबर 1, एक तो कॉन्सेप्ट की डिलीवरी वापस से होगी, भले ही आपको आता हो नहीं आता हो, आपने ये समझ के चलना है मुझे कुछ भी नहीं आता। जब आप ये चीज़ समझ लोगे ना तो समझने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको आती है तो मुझे बता देना पहले से, तो मैं उसी लेवल पे फिर तुमसे अलग से वो सवाल पूछूंगा, ठीक है, और हो सकता है फिर तुम्हें ना आता हो, तो इस चीज़ को भूल जाना कि तुम्हें कुछ आता है, सही है। प्रोविजन ऑफ स्टडी मटेरियल वो तो आपको देंगे, आपका राइट है वो, ठीक है। रीडिंग ऑफ आइजाज इन अ सिंपलेस्ट वे, आप बोलोगे यार ये स्टैंडर्ड है, मैं आपको स्टैंडर्ड खोल के भी आपको समझाना शुरू कर दूंगा, ये स्टैंडर्ड है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ये तरीक़ेकार है। ये वाला जो पैटर्न है ना, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड है और ये ऑन एयर भी जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड खोल के पढ़ाया जाए, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, अभी मार्केट में कोई मौजूद नहीं है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, और जो कि नहीं है मुझे पता है। यही स्टैंडर्ड आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके खोलने आ गया, और मैं कहूँगा कि ये प्रैक्टिस अभी से डेवलप कर लो। ड्राफ्टिंग बैठ जाएगी दिमाग के अंदर, हम मेहनत तो करेंगे लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, हर स्टैंडर्ड की अपनी एक जो है वो जार्गन है, एक लैंग्वेज है, पढ़ने का समझाने का तरीका है। तो मैं स्टैंडर्ड खोल के इधर पढ़ाऊँगा आपको, एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, दूसरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तीसरा आपकी आदत हो जाएगी, आप घर जाके खुद स्टैंडर्ड पढ़ोगे। और पढ़ना, टाइम देना, कभी अगर रात में क्लास हो रही हो ऐसे, घर जाओगे कहाँ पे टाइम मिलता है, सुबह उठ के पढ़ लेना, फ्रेश
डेली हैबिट डाल लो, 15 मिनट वो पढ़ना है जो पिछली आपने क्लास में पढ़ा हो, 10 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, टाइम देना है आपने, ठीक है। डेली क्विज इससे अलग है, डेली क्विज इससे अलग है वो टॉपिक भी आपने वापस से कवर करना है और वो क्विज भी आपने अटेम्प्ट करना है। फिर लिंकिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कहाँ हो रहा है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। दैट्स सी बात है, मैं एक फर्म में डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक एक्सपीरियंस, एक ट्रेनी का, सुपरवाइजर का, मैनेजर का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सीनियर मैनेजर का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट है, मेरा सोचने का तरीका एक डिफरेंट है। मेरे पास हज़ारों केसेस आते हैं, पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं जो मैं डील कर रहा हूँ, जो मैं कर चुका हूँ, मैं करेंटली डील कर रहा हूँ, कितने केसेस हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो वो एग्जाम्पल्स। और फिर फर्म में पार्टनर लेवल पे अलग बहस होती है, मैं बहुत सारे डिस्कशन का भी पार्ट होता हूँ उसके अंदर, मल्टीपल मीटिंग्स का पार्ट होता हूँ, क्लाइंट की मीटिंग्स का पार्ट होता हूँ, वहाँ पे डिफरेंट जो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्लाइंट भी हमसे कंसल्टेशन लेता है, भाई बताओ किस तरीके से करेंगे इसको। ऑर्डर का काम तो ये भी है ना, क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, तो भी समझा रहा होता है कि भाई देखो इस तरीके से होगी, और मैं ये ऑडिट प्लान आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, आप बोर्ड को पहले से बता रहे होते हो, ठीक है। तो बड़े बड़े बोर्ड्स उनमें जाके ऑडिट प्लान हमें प्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ऑडिटिंग इश्यूज़ निकल कर आते हैं, अकाउंटिंग इश्यूज़ निकल कर आते हैं, कंप्लाइंस इश्यूज़ निकल कर आते हैं। तो वो सारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी को तो मद्देनज़र रखना है, वो मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह ICAP का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो इशू भी मैं देख रहा होता हूँ, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जो कैफ में और CA फाइनल में टेस्ट हो रहे होते हैं, यार ये तो फलानी कंपनी में मैंने फेस किया था, वो एग्जैक्टली आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाता है। एक कोई सवाल आया, अगले दिन CFO से मैं डिस्कस कर रहा था, एग्जैक्टली उसने ये चीज़ डिस्कस की मुझसे और मैंने कहा सर आप कॉल रखें, मैं पिछले टाइम कैफ का पेपर आपको भेज रहा हूँ क्योंकि वो एक कीड़ा है ना पढ़ाने वाला, मरता नहीं है। फिर मैंने उसको भेजा, कहता हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार, ये तो चीज़ हम अभी डिस्कस करें। तो वो इंडस्ट्रीज़ के इशू होते हैं और वो टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपका एग्जामिनर बैठा हुआ है वहीं पे, नहीं तो वो इनपुट ले रहा है दूसरों से, जिनसे वो इनपुट ले रहा है वो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, किसी फॉर्म में पार्टनर है, कोई डायरेक्टर है, वो इनपुट दे रहे हैं। आज नहीं, वो अगले अटैम्प्ट में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हॉट टॉपिक एक बना हुआ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, CA फाइनल के अंदर ICAP टेस्ट कर रहा है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को उठाता, बोलते उसकी कंट्रोल्स बताओ, उसके रिस्क बताओ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, बैड डेट चला गया। अब सारे के सारे जितने भी आपके लॉसेज हैं वो एक्सपेक्टेशन बेसिस पे होते हैं, बैड डेट होता था इनकर्ड बेसिस पे, कि यार कस्टमर डिफॉल्ट मार गया, अब बैड डेट रिकॉग्नाइज कर लो। अब क्या हो रहा है, IFRS 9 जब से आ गया तो वो एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे आपके सारे लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उस पर ICAP आपसे कंट्रोल टेस्टिंग पूछ रहे, CA फाइनल वाले बच्चों के लिए ये, कैफ वाले पे भी हो सकता है वो पूछ लें। तो वो कुछ एरिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेंटोरशिप एट इंडिविजुअल लेवल, जब आप फिजिकली आते हो यहाँ पर, ऑनलाइन आप अटेंड करो, तो आपको स्पेसिफिक गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी कि यार ये चीज़ें फलाने, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लो तो ये मसला तुम्हारा हल हो जाएगा, ठीक है। पिछले अटैम्प्ट में भी ऐसे बच्चे थे कि मैं जब इनिशियली उन्होंने ड्राफ्टिंग मुझे शेयर करते थे ना, मैं कहता था या अल्लाह मेहनत कैसे होगी इन पर, इनको तो यही चीज़ नहीं पता, और उन बच्चों का पास हुआ है पेपर, तो देख के बड़ी खुशी होती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया कि मैं उनके काम आ सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, उनका पेपर पास हुआ। ऐसी ऐसी ड्राफ्टिंग थी उनकी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको अगर दिखाऊँ ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन पे इतनी मेहनत की है। कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, तो मैं कॉल्स पे भी उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंडिविजुअली कि यार फलाना टाइम है, मैं फ्री हूँगा, मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूँगा कि इसमें तुमने क्या बंड मारे हैं। तो उनको मैं समझा देता कि यार ये चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट केसेस में, बहुत सिग्निफिकेंट केसेस में यार मुझे लग रहा है कि यार ये बच्चा कर ही नहीं पाएगा, उसको समझाने के लिए। तो अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई बच्चा होता है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भी उसी तरह से मदद करेंगे, कोशिश करेंगे मदद की जाए। कंप्लीट गाइडेंस ऑफ एग्जाम अप्रोच, वो आप लोग देख लिया कि पहले मिनट से ही वो चीज़ शुरू हो चुकी है। और ये मैं पिन बार बार करता हूँ। लास्ट बैच के जो बच्चे थे ना, उनको मैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी करता था कि सुबह हो गई, उठ जाओ, ये चीज़ पढ़ लो, डेली कुछ भेज दिया कि यार अटेम्प्ट करो, 24 घंटे के अंदर जवाब दो मुझे। तो जैसे ही उठते थे, व्हाट्सएप देखते थे, वो बोलते थे कि यार सर आप सुबह से शुरू हो जाते हो। मैं अगर शुरू नहीं होऊंगा तो मैं सोने भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। इंटरैक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसको इंटरैक्टिव बनाना है, ये बार बार ना बोलने की ज़रूरत ना पड़े यार। मुझे मोटिवेशन मिलेगी जब तुम लोग बार बार शेयर करोगे ना, आपस में क्वेश्चन शेयर करोगे, पूछोगे तुम लोग अभी से ये कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट है, और तुम लोग जब आपस में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे, जब फिजिकल वाले बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों से जब मिल जाएंगे ना, तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो फिर मज़ा आएगा, लेवल ही कुछ और होगा, वो ना लेवल ही और है, ठीक है। तो डाटा बहुत है और लेवल ही और है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इंशाल्लाह। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम फैकल्टी, आपके सामने आपका भाई हाजिर है,
तो मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम इसको कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम रहे, फौरी भी हो सकता है मैं उसी वक्त बैठा हूँ और मैं जवाब दे रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मॉक्स एंड डेली क्विजेस, इस पे आप लोगों ने फोकस रखना है। तो ये एक चीज़ है वाहिद जो कि मुझे बताएगी कि आप लोग कैसे करो यार। अब एक डॉक्टर है, किसी पेशेंट का वो बीपी चेक करेगा तो उसको बताएगा ना हाई है लो है, शुगर टेस्ट करेगा तो पता लगेगा ना। तो अगर मैं आपकी ड्राफ्टिंग चेक करूँगा, आप लोग अटेम्प्ट करोगे, मैं आपकी ड्राफ्टिंग चेक करूँगा ऑनलाइन वाले बच्चों, तो फिर मुझे पता चलेगा ना मर्ज़ क्या है। अब तुम लोग टेस्टिंग के लिए ही नहीं आ रहे हो तो मुझे क्या पता तुम लोगों को क्या बीमारी है। अब 1 महीना बाद उठ के आ रहे हो, मैं बोलूँगा यार कैंसर की आखिरी स्टेज है ये, तो खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो अब तो इलाज नहीं हो सकता, इतने बड़े भंड हैं, अब इलाज नहीं हो सकता भाई। मैं रातें भी लगा दूँ ना, अगर तुम रातें दिन रात भी एक कर दूँ तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी से कनेक्ट हो जाओ, अगर कोई इस तरह के मसाइल है ना तो वो सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत टाइम है अभी हमारे पास, बहुत टाइम कह दिया तो ये मतलब नहीं है कि यार 1 महीना बाद शुरू हो जाओ, 1.5 महीने बाद शुरू हो जाओ, डे 1 से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। स्ट्रेटजी टू पास, यार इतनी चीज़ें तो बता दी, अब क्या बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। स्टार्ट नाउ, सबसे पहली चीज़ है कि आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। सर हम 5 घंटे पढ़ लें, हम 2 घंटे पढ़ लें, हम 1 घंटा पढ़ लें, यार आप अभी से अगर 15 मिनट भी पढ़ लो ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, सही है। अभी से आपने शुरू करना है। यूटिलाइज 15 डेज इन मेकिंग स्ट्रेटजी एंड प्लॉटिंग। इन सब चीज़ों को देखते हुए सिलेबस को देखो, प्लानर अपना खुद बनाओ, ठीक है, कि यार ये चीज़ें ऑडिट को मैं कितना टाइम दूंगा, क्या करूंगा, किस तरीके से कवरेज करूंगा, क्योंकि एक अटैम्प आप सारे एट मिनिमम दे चुके। जो नए अटैम्प वाले हैं उनका कोई मसला नहीं है, उनके लिए मैं बैठा हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ जी। तो बताएंगे ना, बताएं टाइम टेबल के हिसाब से भी बताएंगे। देखो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों के लिए भी है, देखो CA फाइनल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक अलग इशू है ना यार, वो फॉर्म्स वगैरह में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। मेरे टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, तो मैं फिजिकल क्लासेस जाके अटेंड करता था। सुबह टेक्स्ट की क्लास होती थी, रात में BFD की क्लास होती थी, और सुबह निकलना होता था घर से 7 बजे निकल लो, 6:30 बजे निकल लो, बस में धक्के खा के 7:30 बजे क्लास लग रही है, 8 बजे क्लास लग रही है, 10 बजे क्लास खत्म हो रही है, क्लाइंट जा रहे हो, ऑडिट फाइनलाइजेशन सीजन चल रहा है, आप निकल लो क्लाइंट से 7:30 बजे निकल लो, यार 8 बजे फलाने की क्लास है, BFD की क्लास है, मैं अटेंड करनी है। 10 बजे भी क्लास स्टार्ट होती थी रात में, जाके आप ले रहे हो, उसके बाद आप क्लाइंट वापस जाते थे, फाइनलाइजेशन का टाइम चल रहा है यार, वो भी ज़रूरी है। वहाँ पर टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अभी आपके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा आसान है, क्यों? 24 घंटे यार, फुल टाइम स्टूडेंट 24 घंटे। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कैसे मैनेज नहीं हो रहा? 24 की लिस्ट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 24। 6-7 घंटे मिनिमम नींदों के लिए रिक्वायर है, 8 घंटे कर लो, 8 घंटे निकाल लो, बाकी के घंटों में प्लॉटिंग कर लो। आप क्या कर रहे हो? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, सबसे पहली बात बी ऑनेस्ट। बाकी के घंटों में क्या कर रहे हो? आप दोस्तों के पास जा रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, फिल्में देख रहे हो, ड्रामे देख रहे हो, देखो, मना नहीं है, प्लॉटिंग कर लो, प्रायोरिटाइज कर लो चीज़ों को। कि मैं बता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो पढ़ने में मुश्किलात पेश आती, मैं गेमिंग में बड़ा PUBG वगैरह में बहुत धत्ती था उसका। जब मैं पढ़ रहा होता था तो दिमाग में होता था कि यार PUBG खेलना है, PUBG खेलना है, ये सीज़न देखना है, नेटफ्लिक्स तो कौन सा सीज़न था जो नहीं देखा मैंने, सारे शौक पूरे किए। तो ये होता है कि यार दिमाग में जो चीज़ फंसी हुई ना, पहले वो निकाल दो, वो निकाल दिया आपने, फिर पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि जब पढ़ लोगे ना, दिमाग में वो चीज़ फंसी होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मुझे पता है पढ़ाई लीस्ट प्रायोरिटी होती है उस टाइम पे, फिर वो चेंज होती रहेगी खुद ही। जब मकसद आता रहेगा ना तुम्हारे कि यार क्यों CA स्टार्ट किया, क्या मुश्किलात आ रही हैं, तो खुद ही तुम रीशेड्यूलिंग करते रहोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ खुद ही सेट हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप है बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये एक्सरसाइज कर लेना दोस्त, 24 घंटों वाली लिस्ट बना देना। फिर भी अगर टाइम समझ में नहीं आया ना कहाँ से निकालूँ, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सेम फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल कोशिश करो यार, लाइव लेक्चर्स भी ले लो, तो क्वेरीज वगैरह भी साथ साथ रिजॉल्व होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप आगे जो एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी विद डिसिप्लिन, स्टिक टू योर टाइमलाइंस एंड स्ट्रेटजी, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइव सेशंस, एक्टिवली अटेम्प्टिंग द डेली क्विज एंड मॉक्स फॉर डायरेक्ट फीडबैक, यूज व्हाट्सएप ग्रुप वेल, डोंट शाय इफ यू डोंट वांट टू बी एम्बेरस्ड इन एग्जाम, हेल्प अदर्स स्टूडेंट इन रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज, कंप्लीट कोर्स कवरेज, छोड़ना नहीं है कुछ भी, अगर छोड़ दिया तो ICAP आपको नहीं छोड़ेगा, बस ये बात याद रखनी है। टिप्स, या अल्लाह और भी कुछ रह गया है, नेवर मिस अ क्लास, कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है। अगर कोई नहीं दे पा रहा, अगर कोई नहीं, हाँ भाई देखा, सारे सीज़न देखें भाई अगर कोई नहीं भी देख पा रहा
तो रिकॉर्डेड देख ले, मजबूरी है, रिकॉर्डेड फ़ौरन देख लो, ठीक है। एवरी कॉन्सेप्ट हैज़ अ स्टोरी एंड लिंकिंग, तो कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं छोड़ना है भाई। गाना है, वो गाना आप लोगों ने देखा जो मैंने गाड़ी में रिकॉर्ड किया था, चलाया मैंने, है। तो एक और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो सोचा आपने, वो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट में छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि यार ठीक है, हमने तो पिछले टाइम में पढ़ा हुआ है, हम आगे कवर कर लेंगे। उनके लिए थोड़ा सा लिरिक्स को मैंने चेंज किया, ठीक है, गा के नहीं बताऊँगा मैं। तो सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी, आते जाते थे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स कभी अलविदा हो गए देखते देखते। आखिरी के महीने में ये होता है ना, समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या याद करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट जो थे दिमाग में वो भी चले गए। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं रखी है ना मैंने। ये आप लोगों के लिए, तो मजाक मजाक में भी आपको पिन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब अगर ये सब चीज़ें आप भूल गए ना अगर, और ये आपने फॉलो नहीं किया, तो रिएक्शन के लिए रेडी रहना है। अब ये रिएक्शन आपके घर वालों का भी हो सकता है, ये रिएक्शन आपके दोस्तों का भी हो सकता है, ये रिएक्शन आप अगर किसी फर्म में काम कर रहे हो ऑलरेडी, आपके कोलीग्स का भी हो सकता है, ये रिएक्शन मेरा भी हो सकता है, ठीक है। और अंदर से हो सकता है ये रिएक्शन हो सकता है, इंसान की 2 पर्सनैलिटी 3 होती है, तो अंदर से मॉकिंग चल रही होती तो ये रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक। लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। अच्छी बात यह है कि ये शक्ल आपको याद रहे डे 1 से। वही वाली बात याद रखना है, एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है, ये नहीं देखनी शक्ल, आपको रिएक्शन क्या देना है, ये रिएक्शन देना है आपको। सही है? इंशाल्लाह। सारे बच्चे बोलो इंशाल्लाह, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। भाई ये रिएक्शन आप लोगों ने देना है, इस रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई, सक्सेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई अगर बोले ना कि यार समरीज देख लूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर एंड में जाके देख लूँ, तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है सक्सेस की। हाँ, कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, जैसे कि ऑडिट का मैं आपको बताया, कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, हर कंडीशन के हिसाब से आप वो फॉलो करो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। जिस तरह ऑडिट ओपिनियन, एक करेक्ट ऑडिट ओपिनियन मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मैंने ये स्टेप्स फॉलो करना है तो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स हैं, कुछ आप फॉलो करो हर स्टैंडर्ड के। जिस तरह मैं चाबियों की बात कर रहा था आपसे स्टार्ट में, वो स्टेप्स फॉलो करो, इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस टाइम में भी। अप्रोच क्या रखना है? पॉजिटिविटी, कैन डू अप्रोच। क्या यार मैं ये कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, इवन दो मैं भंड मार रहा हूँ लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ वाली अप्रोच आएगी ना, कभी हार ना मानने वाली अप्रोच, तो आप लोग कर लोगे। सेकेंडली, हार्ड वर्किंग, यू आर गोल्ड। आप वो बात याद रखना, वो जो मैंने बात की थी ना, दरिया कुन्हार से वो सोने निकाल रहा था, तो आप लोग अभी दरिया के अंदर पड़े हुए वो गोल्ड हो जिसको निकाला जा रहा है। और वो दरिया जो है ना, वो बहुत तेज़ बहता है, धक्के पड़ते हैं, मट्टी में वो रुंधा हुआ होता है, पहाड़ों के अंदर मिनरल्स हैं, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के मिनरल्स हैं, लेकिन अंदर हैं, उनको खोद के उनको रिफाइन करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट तैयार होती है दुनिया के लिए। आप लोग अभी वो मिनरल हो तो कई पहाड़ों के अंदर वो ना अंधेरे में गुम है, रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो सोना हो जो दरिया कुन्हार में पड़ा हुआ है। तो आपको अभी तराशना है, आपको तैयार करना है, आपको पॉलिश करना है। आप लोग हो वो, आपके अंदर वो चीज़ है, तो पहले तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर लो, ठीक है, कि मैं वो हूँ जो मैं बन सकता हूँ। ये चीज़ सोचो कि यार मैं CA क्वालिफाई कर लूँगा, मैं क्या से क्या हो जाऊँगा, वो गोल्ड हो, ठीक है। कमिटमेंट आप लोगों की चाहिए डे 1 से, ऑनेस्ट आप लोगों ने रहना है, पैशन, फोकस एंड फॉल एंड राइज अगेन, ठीक है। जो हार के भी जीत जाए वो बाजीगर होता है, तो बाजीगर बनो ज़िंदगी की। वो डायलॉग है ना कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो दी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये प्रिंसिपल मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है। और ये जो होप है ना इंसान को, ये ज़िंदा रखती है, ये होप ज़िंदा रखती है, होप नहीं मरने दो। तो जब ये चीज़ रहेगी ना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो एक अलग से मोटिवेशन आएगी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। इवन दो जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बच्चे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। वो रहमान है, वो करीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो आपको,
आपकी एक माँ है, वो आपसे प्यार करती है, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। उसने आपको इस दुनिया में भेजा है, आपका कभी वो बुरा नहीं चाहेगा, वो कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो वो बैठा है आपके लिए, उसने फ़रिश्ते उतार दिए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, वो दुआएं करते हैं, आप लोगों के लिए एफर्ट्स करते हैं। वो फ़रिश्ते भी हो सकते हैं, वो इंसानों की सूरत में भी हो सकते हैं। इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखना, बस इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होगा। एक होता है मुसलमान, एक होता है बिलीवर। बहुत सारी जंगें मुसलमानों ने हारी भी हैं, ऐसा ही है। अब कहोगे यार मुसलमान है, अल्लाह ताला भी साथ है, जंगें कैसे हार गया? अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में बात करता है कि ए ईमान वालों, मुसलमानों नहीं, क्या बोलता है? ईमान वालों। एक होता है मुसलमान, एक होता है ईमान वाला, जो ईमान लाया। मुसलमान होना तो कलमा को तो हर कोई है, मुसलमान कौन है? ईमान वाला, जो ईमान लाया। और अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। तो कुरान पाक भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ईमान वालों के साथ हूँ, जो ईमान लाया, जिसने भरोसा रखा। सिर्फ कलमा बोलना काफ़ी नहीं है, ईमान लाना भी काफ़ी है, भरोसा रखना भी काफ़ी है कि अल्लाह ताला है। वही चीज़ प्रिंसिपल उठाओ, वो लाइफ में अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जी। ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है भाई? ऑनलाइन वालों गरीब हो? चलो जी, नहीं सो नहीं रहे, जाग रहे। अभी भी जो बात कर रहा हूँ वो सर से ऊपर। सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, ऊपर अवेलेबल होगी, क्यों नहीं होगी? हैं, बिल्कुल अवेलेबल होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा ऑडिट तो हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। अब आप लोगों के सवाल जवाब हैं और मैं हाजिर हूँ जी। या टाइमिंग्स होंगी कि इंशाल्लाह ताला देखेंगे, वीकडे में 2 क्लासेस अभी रखें, वीकडे में 2 क्लासेस रखें। और जो है ना, स्लाइड्स खोल दी हैं, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, वीकडे में 2 क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह, और रखेंगे हम सैटरडे संडे क्लासेस। तो वीकडे में अभी आपकी हो जाएंगी 4 क्लासेस। ठीक है, फिर जैसे बीच में छुट्टियां आती हैं, लाइक आज छुट्टी थी तो आज क्लास लग गई, तो हम छुट्टियों को भी यूटिलाइज़ करेंगे अच्छी तरीके से। कोशिश करेंगे कि यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जितना ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आपके आगे इंटरनल कंट्रोल्स भी हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपका। हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे भी ज़्यादा टाइम लगना है। अभी का लास्ट का पेपर उठा के देख लो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर देख के ही हालत ख़राब हो जाती है। यार सब्सटेंटिव पूछ लिया उसने, तो हम तो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स पढ़ के आए थे, ये क्या पूछ लिया उसने? तो सिनेरियो पे अप्लाई करवाना है यार, ये तो मसला हो गया। हमने तो ये पढ़ाई नहीं है। तो जो पढ़ाई नहीं है ना, तो ऐसी टेक्निक को लर्न करना कि अगर मैंने नहीं पढ़ा फिर भी मैं उस टेक्निक को यूज़ करते हुए उस सिनेरियो के अंदर अप्लाई कर दूँ, मेरा काम हो जाए। 2 अटैम्प्ट से, 2 अटैम्प्ट से नहीं हुआ है ना, हो सकता है हो रहे हो। हाँ, फ्रॉड वाले में देखो, एनालिटिकल क्या है, ये नहीं है कि नंबर सामने दे दिए। एनालिटिकल सोच का नाम है। 520 बात करता है आपके प्लॉजिबल रिलेशनशिप की, नंबर्स की। मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट्स की। एनालिटिक्स अबाउट नंबर्स और एक सिनेरियो, 2 सिनेरियो आपस में इंटरेक्ट करें, वो भी तो एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स सिर्फ डेटा तक लिमिटेड नहीं है, सोच है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म याद रखना, प्रोफेशनल जजमेंट को याद रखना जी। सर जैसे मैंने अभी सिर्फ ऑडिट किया था, मैंने अभी एफआर को ऑडिट किया था, एफआर को क्लियर करके ऑडिट किया था, तो और मेरे एथिक्स में प्लान हो गया एफटी 36 है। तो एट द मोमेंट जो अच्छे फर्म्स आ रहा है वो एफटी 36 कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या मैं अभी मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या फिर इंटर्नशिप, तो उसकी तरफ परस्यू करूँ? देखो तुम्हारा रहता है FAR2 और ऑडिट, और सिर्फ ऑडिट रहता है। अगर देखो किसी बच्चे का ऑडिट रहता है, इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कर देते हैं, बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे। अगर किसी बच्चे का ऑडिट रहता है और किसी बच्चे, उस बच्चे को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी फर्म में, भले छोटी फर्म में क्यों ना मिले, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। क्यों? ऑडिट वहाँ पे अप्लाई होता देखोगे तुम। अगर तुम्हारी डेस्क पे स्टैंडर्ड भी पड़ा हुआ है ना, तो कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा। जैसे मेरा ऑडिट रहता था, मैंने फर्म ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा तरीका वारदात क्या होता था, मैं पढ़ रहा होता था क्लाइंट पे, लेकिन किसी को नहीं पता होता था मैं पढ़ रहा हूँ। वो कैसे? स्टैंडर्ड पढ़ा होता था टेबल पे। सीनियर ने बोला यार ये एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर दो, चेक कर लो, लास्ट ईयर का एंगेजमेंट लेटर है। स्टैंडर्ड खोल लिया मैंने, अपेंडिक्स,
कि सर ये इसमें तो ये क्लॉज लिखा है, इसके अंदर ये मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? तो वो समझाता था मुझे, ये इस वजह से मिसिंग है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह लिख दें, ये स्टैंडर्ड इस तरह बोल रहा है, तो ये मैं सही समझ रहा हूँ? तो वो मुझे बताता, उसको नहीं पता था, मैं ऑडिट ही पढ़ रहा हूँ उससे, लेकिन मैं सीख रहा होता था वो चीज़ें। उससे बोला यार कन्फर्मेशन भेजी हुई है, जवाब नहीं आ रहा, ज़रा फॉलोअप तो भिजवा दो। अरे 505 खोल लिया मैंने जाके, रिमाइंडर्स भेजने क्या तरीक़ेकार है रिमाइंडर भेजने के, वो पढ़ लिया मैंने जाके। उससे पूछ लिया यार स्टैंडर्ड में ये चीज़ें हैं और हम जो भेज रहे हैं वो इस तरह से भेज रहे हैं, ये अलाइनमेंट कैसे है आपस में, वो बता देगा इस तरीके से अलाइनमेंट है। वो क्या हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी तुम्हारा साथ में आ गया, ये तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए दानियल बेटा। मैं इसी चीज़ का जवाब जो है ना वो मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी चीज़ का जवाब मैंने अभी दिया है कि आप चाहो ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। सर लेकिन वैसे आजकल इतनी फर्म्स अगर भी नहीं रही, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बहुत कम हो गई हैं, तो कहीं आजकल देखो मैंने कहा कि अगर हो तो ले लो, अगर हो तो ले लो, अच्छी चीज़ है, हो तो ले लो। बहुत है, अभी भी 2100 बच्चा पास हुआ ना, 2155 पास हुआ। हाँ जी, और कोई सवाल है किसी का ऑनलाइन वालों? हाँ भाई, यहाँ से किसी का कोई सवाल? सब खत्म हो गए? हाँ, आंसर चेक करवाना है, आंसर चेक कर लेंगे बिल्कुल। सर वीक डेज़ के बीच में ही एक और क्लास भी रख लें, रख लेंगे, वो भी रख लेंगे। बुक्स बेटा बुक रेडी हो रही है, बुक रेडी हो रही है। अभी मैं यही करूँगा कि जो जो क्लास में ले रहा हूँ ना उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डिटेल नोट्स हैं। ठीक है, बुक उसी की बनेगी। या नोट्स हैं, अभी नोट्स हैं, नोट्स चलाओ और प्रिंट आउट्स निकलवा लेना उसके भले। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे, जो टॉपिक पढ़ लेंगे क्लास के एंड में, उसी की नोट्स में दे दूंगा, कंप्लीट नोट्स दे दूंगा। बुक अभी नहीं है, एट दिस पॉइंट बुक नहीं है, एट दिस पॉइंट बुक नहीं है, लेकिन बुक का सारा मटेरियल मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो वो तुम लोग को उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि यार बुक नहीं है। वो भी बन रही है, हो सकता है सेशन के बीच में ही मैं दे दूँ, लेकिन वो क्या होगा, वो कंपाइलेशन होगी, उन्हीं चीज़ों की कंपाइलेशन होगी, उसी चीज़ की होगी, वो कोई मसला नहीं है सच। ठीक है भाई जी, क्योंकि यार मेरे लिए, मेरे नज़दीक तो जब मैं पढ़ता भी था ना, तो फाइनल का भी जब मैं ऑडिट पढ़ रहा था, तो जिस टीचर से भी मैं पढ़ता था उसके भी नोट्स मैं नहीं लेता था, लिए ही नहीं, यूज़ ही नहीं किए। स्टैंडर्ड लेक्चर लिया, स्टैंडर्ड देख लिया, लेक्चर लिया, स्टैंडर्ड देख लिया, कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई। चाहिए तो ये चीज़ से हाँ कर सकते हो, लेकिन मसला पता है क्या है, अभी एक चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड पढ़ लो, अच्छी चीज़ है। इशू ये है कि आप लोग अभी सीख रहे हो ना नया, तो स्टैंडर्ड बड़ा एडवांस हो जाएगा। मैं जब पढ़ा दूंगा ना आपको कुछ स्टैंडर्ड, तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, तो काफ़ी आसान हो जाएगी आप लोगों की चीज़ें। तो आप लोग उसके बाद चाहो तो स्टैंडर्ड बिल्कुल पढ़ सकते हो, मुझे मतलब अच्छा लगेगा पर्सनली आप लोग अगर स्टैंडर्ड को रेफर कर रहे हो। ठीक है भाई, और कोई सवाल है किसी का? ऑनलाइन वाले बच्चों से मुखातिब जी सर। नहीं है भाई, वीक में बेटा अभी 4 क्लासेस है ना, वीक में इंशाल्लाह ताला अभी 4 क्लासेस हैं, और क्लासेस मजीद ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्लासेस की फिर हो सकता है ये 4 क्लासेस है तो इनकी ड्यूरेशन बढ़ा दें। आज जैसे 1.5 घंटे की क्लास थी, लेकिन 2 घंटे चला दिए, तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे की क्लास तो होगी। ठीक है, लेकिन कुछ क्लासेस होंगी जो 3 घंटे की भी हो जाएँ, और हो सकता है कि यार लंबा जो है वो छुट्टी आ गई है उस दिन, तो 5 घंटे की भी हो जाए, डिपेंड करता है। जिस तरह नॉर्मल चलता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी, वो इसके साथ भी चलेगा। पर्पज़ ये होगा कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर करा दें अच्छी प्रैक्टिस के साथ। यार मैंने वो उसमें एक डेट तो दी थी 15 अगस्त की, एक डेट मैंने दी थी 15 अगस्त की, लेकिन वो टेंटेटिव है, कोशिश करेंगे उससे पहले ही हो जाए, नहीं तो मेजॉरिटी चंग उससे पहले हो जाएगा। जो रह भी जाएगा वो बहुत माइनर सा होगा, और प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। और 15 अगस्त के बाद हम और ज़्यादा सिर्फ कोर प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। प्रैक्टिस तो हम कर चुके होंगे बहुत सारी, तो तुम पास पेपर देखोगे तो आइडिया हो जाएगा, सारे सवाल तो हम कर चुके हैं।
उससे ज़्यादा ही कर चुके हैं कई। उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो वो कुल मिला के अपने भी सवाल आते हैं, उसके अंदर कुछ लगाए मैंने सवाल, दूसरी बॉडीज़ के भी उठाए हैं, ICAP के भी सवाल आते हैं। बहुत अच्छा जो है ना एक मटेरियल तैयार हुआ है मेरे पास, ठीक है। मैं सारी चीज़ें कवर कर, वैसे तो नोट्स जो मैंने बनाया ना वो इनफ है। स्टैंडर्ड को भी देखा है, स्टडी टेक्स्ट को भी देखा है, पास पेपर भी देखे हैं, उसके बाद वो नोट्स वगैरह डेवलप हुए, ठीक है। तो कमी बेशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ऑडिट स्टैंडर्ड ही पढ़ लोगे, इसलिए अभी तुम्हें क्या पढ़ना है? मैं इस्लामियत भी पढ़ा देता हूँ साथ में भाई। हाँ नहीं, इंशाल्लाह तुम लोग दुआ करो, फाइनल में पढ़ा लेंगे यार, इंशाल्लाह। कोशिश है इंशाल्लाह फाइनल की भी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ भाई, और कोई? यार ये तो फर्रे बना के लाया पूरे यार, हैं? आंसर चेक करवा लेना, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, अच्छा 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 जी भाई। TV हो? चले भाई, यहाँ तक क्लास को हम एंड करते हैं। अपना ऑनलाइन वाले बच्चों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। बिल्कुल एडमिन से बात कर लें, जिन बच्चों को पोर्टल का एक्सेस चाहिए ये पोर्टल पे अवेलेबल होगा। बाकी लेक्चर वगैरह कहाँ पे अवेलेबल होना है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हम बता देंगे सब चीज़ें, तो वो एडमिन आपसे सब चीज़ें शेयर कर लेगी। यार ये देखते हैं, वैसे तो ये ग्रुप अभी मैं चलाऊँगा, और जो फिर रजिस्टर हो जाएंगे स्पेसिफिकली बच्चे, ऑब्वियसली राइट उनका होगा, ठीक है, कि उन पे ज़्यादा फोकस करके उनको पढ़ाया जाए और उनको चलाया जाए चीज़ें। तो ये ग्रुप भी होगा, लेकिन उस ग्रुप पे ज़्यादा मतलब वो कह लो कि प्रीमियम होगा। फर्स्ट राइट जो है ना वो उन बच्चों का होगा कि अगर फ़र्ज़ करो दिन में मुझे 1 घंटा मिला है, आधा घंटा मिला है क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो आधा घंटा पहले उधर जाएगा, ठीक है। फिर बाद में, क्योंकि डेडिकेशन है ना, और जो फिज़िकल बच्चे हैं, ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो तो है ही, उन पे तो फोकस रहेगा। जो फिज़िकल बच्चे हैं वो स्पेशल रहेंगे, वो याद भी रह जाते हैं, ठीक है। उनसे इंटरेक्शन एक अलग लेवल का होता है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो कराची में है और फिज़िकल क्लास लेने वो आ सकता है, तो मोस्टली वेलकम वो फिज़िकल क्लासेस भी ले।